ओके, तो बच्चों सब लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दो क्या हम सब लोग लाइव हो चुके हैं, आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, है ना। तो आज आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल क्लास है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि जितने भी मैकेनिकल ट्रेड वाले हैं, मतलब कहने का यह है कि जितने भी हमारे फिटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड वाले हैं बच्चे, वो सारा का सारे लोग आज इस पेपर को सॉल्व करेंगे। आज मैं आप लोगों को 75 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करने वाला हूं, जो कि जीटीसी एग्जाम या एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सब लोग फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। स्टार्ट किया जाए। ओके, तो आज हम लोग 75 क्वेश्चन का सेट सॉल्व करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक आ चुकी है। आपको पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग एएलपी के एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपका सिलेक्शन भी डिसाइड होगा, क्योंकि 40 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। तो इस नंबर पर फोन करके आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। एप्लीकेशन पे साइंस का कंप्लीट बैच है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नाम से मात्र 399 रुपए में आप रेलवे स्पेशल जो है पूरी साइंस पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। सीबीटी 1 अगर आप शुरू से एकदम तैयारी करना चाह रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन की, तो आप लोग सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 864 रुपए में आपको पूरा सीबीटी 1 सीबीटी 2 मॉक टेस्ट पेपर के साथ इसकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों, पार्ट ए पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच जो लोग जीडीसी एग्जाम से संबंधित है, उनके लिए इस समय जरूरी है कि पार्ट ए और पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर ले। बच्चों अगले 7 दिनों में आप इसके जो है लगभग 4000 क्वेश्चन होंगे। इन 4000 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो सब लोग फटाफट जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए क्लास शुरू की जाए। हाँ, क्या बात है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ना, वो याद रखना, जितने भी बच्चे फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले हैं वो सारे बच्चे क्लास ले सकते हैं, है ना बच्चों। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कंप्लीट बैच चल रहा है। तो जिन्होंने अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिया, आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप 9696 इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट किया जाए। तो देखो भाई, आप लोगों को पता है ये बात कि आज 75 क्वेश्चन का सेट हो रहा है। तो 75 क्वेश्चन के सेट को आप पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट में मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ। इसीलिए आप 1 से लेकर 75 तक नंबरिंग कर लो। 1 से लेकर 75 तक नंबरिंग कर लीजिए। फिर आप ये देखिए कि आज आपका कितना स्कोर दिया, मतलब आज आपने 75 में से कितने सही किए कितने गलत किए, फिर आप स्कोर बताएंगे मुझे। ठीक है, चलो फिर पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। ये रहा बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िए, समझिए और जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। फटाफट पढ़ेंगे और बताएंगे पहले क्वेश्चन का कैट उत्तर किसके साथ जाना। पढ़ो भाई जल्दी से, बताइए। यस, वेरी गुड। आज सारे के सारे बच्चे यही वाली ट्रेड वाले हैं ना, अभिमन्यु, आशीष, आदित्य, आकाश, नीतीश, सेनापति। क्या बात है। अगला पहला सवाल देखिए बच्चों, बोला जा रहा है वी ब्लॉक निम्न में से किस ग्रेड में पाया जाता है। आप लोग ये डायग्राम देखिए बच्चों, इस डायग्राम में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि ये जो दिखाई दिया बच्चों, ये क्या है, वी ब्लॉक। आपको पता है वी ब्लॉक का काम क्या होता है बच्चों। सबसे पहला ध्यान रखना काम होता है कि वी ब्लॉक एक तरह का होल्डिंग डिवाइस होता है। कैसी डिवाइस होता है सर, ये एक तरह का होल्डिंग डिवाइस होता है, ये जॉब को होल्ड करता है। ठीक है, दूसरा ये सर सेंटर को जांचने के काम में आता है ना। तो सेंटर बच्चों, सेंटर जांचने के काम में भी ये वी ब्लॉक आता है। बच्चों वी ब्लॉक का जो काम होता है वो सेंटर जांचने का भी होता है। हमेशा ध्यान रखना, वी ब्लॉक की मदद से हम सर्कुलर जॉब को पकड़ते हैं। कौन सी जॉब को पकड़ते हैं, सर्कुलर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, देखो भाई, ये जो वी ब्लॉक है ना, वो इस तरह से सर्कुलर जॉब को ही तो पकड़े हैं, है ना। लेकिन जब सर्कुलर जॉब को पकड़ना होता है ना, तो इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस और लगाते हैं। इस एक्स्ट्रा डिवाइस का नाम है यू क्लैंप, है ना। ये उल्टा यू बनाता है, इसलिए इसको बोला जाता है यू क्लैंप। दूसरी बात बच्चों, इस वी ब्लॉक में ये एंगल बहुत पूछा जाता है कि बताइए ये एंगल कितना होता है ना। तो वी ब्लॉक का ये जो एंगल होता है बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वी ब्लॉक का एंगल आप लोग याद कर लेना, 90 डिग्री। अब दूसरी बात सुनो बच्चों, वी ब्लॉक हमारे दो तरह के ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए और दूसरा ध्यान रखना होता है ग्रेड बी। दो तरह के ग्रेड में पाया जाता है वी ब्लॉक, ग्रेड ए ग्रेड बी।
ध्यान रखना, जो बच्चों ड्रेड ए है ना बच्चों, इसकी लंबाई भी पूछी जाती है कि वी ब्लॉक में ड्रेड ए की लंबाई कितनी होती है, 100 mm, और ड्रेड ए जो बनाया जाता है वो स्टील से बनाया जाता है, जबकि ड्रेड बी बच्चों अगर वी ब्लॉक ड्रेड बी का है तो उसकी लंबाई 300 mm होगी, और ये रिश्ता बनाया जाता है सर, ये बनाया जाता है कास्ट आयरन का, ये रिश्ता बनाया जाता है सर कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो मेरे भाई एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ग्रेड ए और ग्रेड बी के हमारे वी ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बोलो दोस्त, बात सबको क्लियर है, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है, वो सब आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो भाई जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट उत्तर क्या होगा। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहे सब लोग। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे ज्ञात की जाती है, प्रति सेकंड घूर्णन, याद रखना प्रति सेकंड घूर्णन का मतलब होता है मेरे भाई आवृत्ति। एक सेकंड में जितना भी घूमना होता है, एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगते हैं उस चक्कर को बोला जाता है आवृत्ति। तो बताइए इनमें से कौन आवृत्ति बताता है। देखो बैरोमीटर क्या काम करता है बच्चों, ये वायु दाब बताता है, तो वायु दाब बताने के लिए बैरोमीटर लगते हैं, है ना। एनीमोमीटर बच्चों, एनीमोमीटर बताता है हवा की गति, हवा की गति। हाइड्रोमीटर सर, हाइड्रोमीटर ध्यान रखना बताता है नमी, और मेरे भाई स्ट्रोबोस्कोप बच्चों, स्ट्रोबोस्कोप ना वो हमें बताता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो सवाल का सही आंसर हमारा स्ट्रोबोस्कोप जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। ओके चलो नेक्स्ट आइएगा, ये लीजिए, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी आपका जो पेपर होने वाला है उससे इसमें एक क्वेश्चन आएगा, 101% आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। बोला जा रहा है टैप के ड्रिल का आकार क्या होता है ना। पहले मैं आप लोगों को टैप के ड्रिल का आकार बताता हूं। देखो भाई, जैसे भी मान लीजिए हमें जो चूड़ी काटनी है, बहुत ध्यान से सुना सर, हमें जो चूड़ी काटनी है, तो चूड़ी हमें जो काटनी है वो चूड़ी इस तरह से लिखा हुआ है m, और आगे लिखा हुआ है 10 इंटू 0.6 ऐसे लिखा है। बच्चों इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है m का मतलब हो गया कि हमें जो चूड़ी काटनी है वो मैट्रिक थ्रेड की काटनी है, मैट्रिक थ्रेड। 10 का मतलब हो गया कि उसका जो व्यास होना चाहिए वो भी कौन वाला व्यास सर, मेजर डायमीटर, मेजर डाया जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। और बच्चों 0.6 क्या होता है, तो कह देना 0.6 हमारा क्या होता है, पिच होती है। बोलिए इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब इन्होंने पूछा था टैप ड्रिल का आकार क्या होगा। हमें चूड़ी इस तरह से दी गई है, लेकिन हमें टैप ड्रिल का आकार चाहिए। तो याद रखना जब भी कभी हम लोगों को ड्रिल का आकार निकालना होता है कि भैया टैप ड्रिल का आकार कितना होना चाहिए, है ना, तो टैप ड्रिल का साइज अगर पूछा जाता है मेरे भाई, तो आपको जो मेजर वाला डायमीटर है 10 mm, उसमें से पिच को घटाना होता है, और पिच को घटाने के बाद आप बताइए कितना आंसर आएगा, 9.4 mm, है ना। तो ये तुम्हारा टैप ड्रिल का आकार निकालने का सही तरीका है। बोली भाई बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, है ना। कई बार इस पे क्वेश्चन भी बनता है, इस बात को याद रखिएगा। तो मेजर डायमीटर में से हमें अगर पिच को घटा दिया जाए तो टैप ड्रिल का आकार निकल आएगा। बताइए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, डी वाला उत्तर होगा। समझ में आ रहा है सबको, एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है सबको, है ना। चलिए अब आप मुझे एक और चीज बताइए बच्चों, एक और चीज बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, टैपिंग। टैपिंग बताइए इंटरनल थ्रेड काटने की प्रक्रिया होती है कि एक्सटर्नल थ्रेड, है टैपिंग। तो कहना टैपिंग एक तरह की प्रक्रिया है, और जिसमें हम लोग किसी भी पाइप में बताइए कैसी थ्रेड काटते हैं, तो कह देना आंतरिक चूड़ियां काटते हैं। आंतरिक चूड़ियों को ही हम लोग इंटरनल थ्रेड कहते हैं, इंटरनल थ्रेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी फिलहाल का आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 14 नंबर पढ़िए, बताइए जल्दी से उत्तर। समझ में आ गया? थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो। उज्जवल वेरी गुड, संदीप क्या बात है, हरा, आशीष, आदित्य, समझ में आ रही, क्लियर करो बच्चों। इन्होंने बोला है कि इनमें से बताओ कौन फंडामेंटल यूनिट है ना। फंडामेंटल यूनिट 7 होती है, लेकिन आयतन को फंडामेंटल यूनिट नहीं कहते, क्षेत्रफल को फंडामेंटल यूनिट नहीं कहते, आयतन को फंडामेंटल यूनिट नहीं कहते। सर फंडामेंटल यूनिट में ध्यान रखना लेंथ आता है, मास आता है और टाइम आता है ना। इसके अलावा और भी चीजें आती है, जैसे कि विद्युत धारा हो गई है, उसके अलावा ज्योति तीव्रता हो गई, पदार्थ की मात्रा हो गई। तो ऑप्शन नंबर इस सवाल का ऑप्शन नंबर जाएगा बी वाला उत्तर। नेक्स्ट आइए, बताइए पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, बताइए। बिल्कुल रवि कुमार एकदम सही कह रहे हैं,
एक्सटर्नल थ्रेड हम लोग डाइट की मदद से काटते हैं। हाँ एकदम सही है। चलो, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? बच्चों ये सब आईटीआई लेवल के एग्जाम है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 तो होती है, लेकिन 1 के आगे मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, है ना। जब 1 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। लेकिन बच्चों कई बार जो है अगर 4.2 लिखा हो तो याद रखना इसके आगे मात्रक होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, है ना। अब ये देख लो, इन्होंने 1 वाला ऑप्शन चुना है कि 4.2 वाला? तो सर इन्होंने 1.1 वाला ऑप्शन चुना है क्योंकि 4.2 तो कहीं है ही नहीं ना, देखो ना। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन वाला दिया जाएगा? सर ऑप्शन नंबर दिया जाएगा डी वाला उत्तर। नेक्स्ट आइए, बताओ एमटीएस पद्धति में एम अक्षर का मतलब क्या है? बताइए एमटीएस पद्धति में, हरा एमटीएस पद्धति में बताइए एम अक्षर का मतलब क्या है? 3 तरह की पद्धति होती है, एमटीएस, सीजीएस और एसआई, एफपीएस। तो बच्चों यहां एम का मतलब क्या होता है? सर एम का मतलब होता है तुम्हारा मीटर। एम का मतलब क्या होता है? मीटर। के का मतलब क्या होता है? सर के का मतलब होता है किलोग्राम। और बच्चों एस का बताइए मतलब क्या होता है? सर एस का मतलब होता है सेकंड। ये तुम्हारी एमटीएस पद्धति होगी। प्रश्न बोला जा रहा था कि एमटीएस पद्धति में एम का अर्थ क्या है, तो मेरे भाई एम का अर्थ जाएगा तुम्हारा मीटर वाले उत्तर के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट आइए, लो बताओ मिक्सर ग्राइंडर में यूज की जाने वाली मोटर कौन सी है? मिक्सर ग्राइंडर में यूज की जाने वाली मोटर का नाम बताइए। बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, आंसर दीजिए। वेरी गुड रवि प्रशांत, क्या बात है, हरा। अच्छा आपको मैं बता दूं, जो मोटर एसी और डीसी दोनों में चलती है ना, बहुत सारी ऐसी मोटर आती है जो एसी और सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों में चलती है। तो ऐसी मोटर जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई में चल सकती है बच्चों, उस मोटर का नाम होता है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, हरा, हैंड ड्रिल मशीन हो गई, सर ये सब हमारी मशीनें कह सकते हो एसी और डीसी दोनों में चलती है। इसीलिए इनमें जो मोटर्स यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है? यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है, जो कि एसी और डीसी दोनों में चलती है। हाँ चलो नेक्स्ट आइए, अगला ये लो बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8वां, ध्यान से पढ़ेंगे और बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर क्या जाएगा। नमस्कार नमस्कार सुनील, वेरी गुड, कुंदन, राम, प्राज, पवार, क्या बात है। खराद की इकाई जिसमें गति चयन के लिए खराद स्पिंडल और नियंत्रण लीवर होता है। बहुत बढ़िया सवाल। इनमें से बताइए खराद का वो कौन सी यूनिट है, खराद की वो कौन सी यूनिट है जिसमें लेथ स्पिंडल, कंट्रोल लीवर्स ये सब लगे होते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, है ना। तो बच्चों याद रखना, जो हमारी लेथ मशीन है उसके अंदर जो फीड मैकेनिज्म है, इसके अलावा गियर कंट्रोल मैकेनिज्म है, वो सब हमारे कहां लगे होते हैं? तो कह देना वो हमारे लगे होते हैं हेड स्टॉक में। हेड स्टॉक में ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ए वाला उत्तर होगा हेड स्टॉक। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं हेड स्टॉक लेथ मशीन के राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड, है ना। तो बच्चों याद रखना, किसी भी लेथ मशीन के 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है हेड स्टॉक, फिर यहां होता है तुम्हारा टेल स्टॉक, और बच्चों बीच में हमारा क्या होता है? कैरेज। याद रखिएगा, तो ये हमारा कह सकते हो आप इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अपना ये हेड स्टॉक है, लेफ्ट साइड लगा होता है। बीच वाले पार्ट को बच्चों बोलते हैं कैरेज, और राइट वाला जो पार्ट होता है बच्चों उसको बताइए क्या नाम से जाना जाता है? सर उसको बोला जाता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक, हरा। ओके, तो सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर होगा हेड स्टॉक के साथ। नेक्स्ट आइए, बताइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट जल्दी से पढ़ेंगे और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट उत्तर किसके साथ आना चाहिए। बिल्कुल लेफ्ट साइड बताना है। किसी बच्चे के मन में यह आएगा कि सर अगर हम ऐसे खड़े होते तो ये राइट साइड हमारे आ जाता। टोटली गलत। मशीनिंग जब भी करनी होती है हम लोग हमेशा ऐसे खड़े होकर करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सवाल देखिए अगला क्या, किसी पदार्थ का वेट गुण जिसके आधार पर भार हटाने के बाद वस्तु पुनः अपने मूल आकार में आ जाती है। अरे बच्चों जब भी कभी आप भार हटाओ और वस्तु पुनः अपने मूल आकार में आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? सर उसमें आ गया टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। उसमें कैसा डिफॉर्मेशन आया? सर उसमें आया टेम्परेरी। बच्चों टेम्परेरी डिफॉर्मेशन को हम लोग अस्थायी विरूपण भी कहते हैं। तो अस्थायी विरूपण हमेशा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करती है। हरा, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर होगा। जबकि अगर यही स्थायी विरूपण होता जिसको आप बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन मेरे दोस्त, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हमेशा जो है वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है।
बोलिए, एक बात समझ आ रही? अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप लोग जवाब दे पाओगे? देखिए जरा कितना आपने पढ़ा है। किसी वस्तु का तापमान जब बढ़ाते हैं तो बताइए इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और कौन सी प्रॉपर्टी घट जाती है, या फिर दोनों बढ़ जाती है दोनों घट जाती है? आप मुझे बताओ, जल्दी बताइए। अगर किसी वस्तु का मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में कौन बढ़ जाएगा, है ना? तो मेरे भाई जैसे कि मेरे सामने ये वस्तु है, हमने अगर इसका तापमान बढ़ा दिया ना, उसके बाद आप इसको खींचिए, ये खींच जाएगा और वापस आकार में भी नहीं आएगा, है? इसका मतलब गर्म करने के बाद इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? सर इसके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। मतलब गर्म करने के बाद ध्यान रखना प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी घट जाती है ना? आप मेरी बात फिर समझो। अगर ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और तुमने इस वस्तु को गर्म कर दिया, बच्चों गर्म करके जब आप इसे खींचोगे तो हमेशा के लिए खींच जाएगा, वापस नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी कम हो गया, प्लास्टिसिटी बढ़ गया। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताइए। बच्चों 10वां नंबर सवाल बहुत प्यारा है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। बच्चों बोला जा रहा है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का बताइए यूज हम किस मशीन में करते हैं। देखते भाई कितने लोग इसका आंसर जानते हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, है ना? बच्चों आपको मैं बता दूं, ये एक तरह की मैकेनिज्म है जो टूल को मोशन देने के काम में आती है। और याद रखना ये जो मैकेनिज्म है ये कहां पर इस्तेमाल की जाती है? सर ये सेपर मशीनों में इस्तेमाल की जाती है। कहां पर? सेपर मशीनों में इस्तेमाल की जाती है। देखो होता क्या है कि सेपर मशीन में दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, है ना? सर एक होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक जिसमें हमारा टूल आगे जाता है, और बच्चों ध्यान रखना दूसरा स्ट्रोक बताइए कौन सा होता है? सर दूसरा होता है रिटर्न स्ट्रोक जिसमें टूल पीछे आता है। सेपर मशीन में दो स्ट्रोक होते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक। देखो जब सेपर मशीन में टूल ऐसे आगे जाता है ना तो कटाई करता है, कटिंग करता है, पुचुट 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 कटिंग हो रही है, कटक कटक। लेकिन जब वापस आना होता है तो बच्चों फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो मैं पहले बता दूं कटिंग होती है, लेकिन अगर रिटर्न स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसमें कोई कटिंग नहीं होती, नो कटिंग। देखो तो जिसमें कटिंग हो रही है उसमें वो धीरे धीरे जा रहा, धीरे धीरे धीरे, और जब वापस आना होगा तो कटाई नहीं हो रही तो तेजी आता है। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक धीरे धीरे होता है, रिटर्न स्ट्रोक में कोई कटाई नहीं होती इसलिए धीरे आता है। इसीलिए हम यहां एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सेपर मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों इसका रेशियो बहुत पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं फॉरवर्ड स्ट्रोक का समय ज्यादा होगा क्योंकि उसमें कटिंग होती है, और ध्यान रखना बैकवर्ड स्ट्रोक का समय कम होगा क्योंकि उसमें कटिंग नहीं होती। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक का समय ज्यादा, बैकवर्ड स्ट्रोक का समय कम। ध्यान रखिएगा ये समय का अनुपात 3:2 होता है, और इसी को हम एक नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्त। बच्चों इसी को बोला जाता है कटिंग रेशियो। तो लेथ मशीन का कटिंग रेशियो भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 3:2 बताइए, ठीक है? चलो आ जाइए नेक्स्ट, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11वां। बच्चों यहां पर ना आप लोगों को मैंने एक बार पूरे यूट्यूब पे पढ़ाया था, आप फिर से देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ। ग्राइंडिंग व्हील का क्वेश्चन है। ग्राइंडिंग व्हील में इस तरीके से A60 M8V। बच्चों देखो इस तरह से कुछ नाम लिखे और इन्होंने बोला है कि बताइए इसमें जो M लिखा है ये M किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताइए कौन बताएगा कि ये M किसका प्रतिनिधित्व करता है? बहुत बढ़िया सवाल है ना बच्चों। ये जो A लिखा है ना सर, शुरुआत वाला जो अक्षर है अल्फाबेट है, ये ध्यान रखना हमेशा बताता है अपघर्षक। मतलब कौन सा ग्राइंडिंग व्हील है अपघर्षक को बताएगा। बच्चों दूसरा वाला जो है सर ये ड्रेन का साइज बताता है, ये बताता है ड्रेन साइज। बोलो फिर अगला वाला जो अल्फाबेट है ये बताता है ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड है, हार्ड ग्रेड है कि मीडियम ग्रेड है। बच्चों इसके बाद ये वाला बताइए क्या बताता है? सर अगला वाला जो न्यूमेरिकल है ये बताता है स्ट्रक्चर, उसकी संरचना है। और बच्चों इसके बाद अगला वाला जो अल्फाबेट है सर, इस अल्फाबेट को हम बोलते हैं, ये बताता है सर टाइप्स ऑफ बॉन्ड का प्रकार। एक चीज मैं आपको रटवा दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है? लाइन से सबसे पहले याद करो मेरे भाई, सबसे पहले अपघर्षक, फिर इसके बाद ड्रेन साइज, फिर इसके बाद ग्रेड। ग्रेड एक्चुअली में बताता है कि सॉफ्ट ग्रेड है कि हार्ड ग्रेड, यानी हार्डनेस बताता है।
है ना। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर, फिर हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो बताइए इन्होंने क्या पूछा, एम क्या बताता है, रेड बताता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, बी वाला उत्तर होगा सर, ये ग्रेड बताता है ना। मैं आपको ग्रेड भी याद करा दूं बच्चों, आपको मैं बता दूं, जो ए से लेके एच तक, अगर अल्फाबेट ए से लेके एच तक लिखा है तो वो हमारा सॉफ्ट ग्रेड होगा। अगर ए से लेके एच तक लिखा है तो वो सॉफ्ट ग्रेड होगा। इसके बाद आई से लेके पी तक लिखा है तो वो मीडियम ग्रेड होगा, है ना। कौन सा होगा, मीडियम ग्रेड होगा। ठीक है, और उसके बाद अगला होता है क्यू से लेके जेड। अगर अक्षर अल्फाबेट क्यू से लेके जेड तक लिखा है बच्चों तो वो हमारा कौन सा ग्रेड होगा, हार्ड ग्रेड होगा। इसका नाम नोट डाउन कर लेना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा भी। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में आज एम के बारे में पूछा गया है, कल यही क्वेश्चन आ जाए वी के बारे में पूछ ले। तो मेरे भाई अगर वी के बारे में पूछेगा तो आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड बता दो, है इससे क्या आसान हो सकता है भैया। चलो नेक्स्ट आइए बच्चों, इसके बाद अगला सवाल ये आपके सामने लिखा है, बहुत प्यारा सवाल है ना। ऐसा सवाल भी कई बार आता है और थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये चूड़ी काटने वाला सवाल है, चूड़ी काटने वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, है ना। बच्चों पहले मैं आपको चूड़ी के बारे में दो चार बातें बता दूं, सुनो ध्यान से। बच्चों चूड़ी में एक फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, टीपीआई। पहले आप मुझे बताओ टीपीआई का पूरा नाम पता है नहीं पता। तो बच्चों ध्यान रखना, टीपीआई का पूरा नाम होता है थ्रेड पर इंच। अरे कई बार आपसे पूछा जाएगा कि चूड़ी के केस में टीपीआई का पूरा नाम क्या है, सर टीपीआई का पूरा नाम होता है थ्रेड पर इंच, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि टीपीआई कैसे पिच बताता है। बच्चों ये जो टीपीआई है ना, एक्चुअली में टीपीआई दिया रहता है जो कि आपको पिच वैल्यू बताता है। क्या बताता है, पिच वैल्यू बताता है। कैसे पिच बताता है, सुनिए ध्यान से। दोस्त मेरे पवन बीएसईडी का जो बैच है वो आप एक नंबर लिख लो, है ना, 9696102411। इस नंबर पे फोन कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, तो आपको मैडम बता देगी कि बीएसईडी का किस तरह का बैच है हमारे पास। ठीक है, चलो हाँ मैं आप सवाल समझाता हूं पहले हाँ आंसर देखो सबका आ जाएगा, मैं इधर हूं, आप बस परेशान मत होइए, चीजें सुनिए मजा आएगा। ये 75 क्वेश्चन में से देख लीजिए ना, पूरा पेपर आपका फंसेगा। सवाल देखिए क्या है, मैंने कहा कि टीपीआई का पूरा नाम होता है थ्रेड पर इंच, और टीपीआई से पिच कैसे निकाल ली जाती है वो समझो। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई चूड़ी है, सर वो चूड़ी है 4 टीपीआई की, 4 टीपीआई की। ध्यान रखना 4 टीपीआई का मतलब क्या होगा कि 4 थ्रेड पर इंच, 8 इंच में 4 थ्रेड। तो मेरे भाई इसका अर्थ होता है 8 इंच में बताइए कितनी थ्रेड आएगी, सर 8 इंच में 4 चूड़ी आएगी, है ना। तो बताइए जरा एक चूड़ी, सर एक चूड़ी जो है, सर एक चूड़ी कितने इंच में आएगी, 8/4 इंच में, एक चूड़ी 8/4। तो बच्चों जो एक चूड़ी आती है ना, जितने भाग में एक चूड़ी जितना हिस्सा ढेरे रहती बस वही पिच है। तो सीधा सीधा कह देना यहां पर जो पिच का मान आ जाएगा 8/4 इंच हो जाएगा, 8/4 इंच। तो आप इतना याद कर लो मेरे भाई कि जैसे कि कहीं लिखा है 4 टीपीआई, तो उसका उल्टा कर दीजिए, 8/4 कर दीजिए, सर वही हमारा पिच होगा, वही हमारा क्या होगा, सर पिच होगा। इस बात को याद रखिएगा। बोलो भाई, थ्रेड पर इंच, अरे मैंने थ्रेड पर इंच ही तो बोला है भैया, है ना। ओके, अब जैसे कि कल को मान लो कह दिया जाए कि हमारे पास जो चूड़ी है वो 2 टीपीआई की है, तो टीपीआई का मतलब ये मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कहना कि इसकी जो पिच होगी वो 8/2 इंच होगी, 8/2 इंच होगी। और कई बार अगर ये इंच एमएम में पूछा जाता है तो 8 इंच में पता है बच्चों 25.4 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारा किसमें निकलाएगा, एमएम में। 8 इंच में 25.4 एमएम होते हैं। अब दूसरी बात सुनो बच्चों, जब भी कभी हम लेथ मशीन में चूड़ी काटते हैं ना, तो एक तो हमारा होता है स्पिंडल और दूसरा होता है लीड स्क्रू, है ना। स्पिंडल जिसमें हम जॉब फंसाते हैं, दूसरा होता है लीड स्क्रू। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पिंडल की गति बटे लीड स्क्रू की गति। स्पिंडल की गति बटे लीड स्क्रू की गति बराबर, है ना, लीड स्क्रू की पिच बटे स्पिंडल की पिच। मेरे भाई उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब सुनो आगे। अब यहां क्या लिखा है, 2 mm की पिच किसकी है, पेच स्क्रू की है ना। लीड स्क्रू में 6 mm की है, और इन्होंने कहा यदि स्पिंडल की गति 60 है तो लीड स्क्रू गति, तो पहले स्पिंडल की गति आप 60 रख दो, लीड स्क्रू की गति आपसे पूछ रहा है, फिर लीड स्क्रू की पिच, लीड स्क्रू की पिच वहां देखो 6 है, और मेरे भाई
2 mm की पिच का स्क्रू काटना है, तो जो काटना वो स्पिंडल में फंसाओगे तो यहां 2 कर दो, तो फाइनली देखिए लीड स्क्रू की जो गति आ जाएगी मेरे भाई वो 20 आरपीएम आ जाएगी। तो ध्यान रखना इस सवाल को सॉल्व करने का ये सबसे प्यारा खूबसूरत तरीका है। किसी तरह का लुल्लो चुप्पो नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा एकदम सटीक बताऊंगा, सटीक से आंसर निकालिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला उल्टा होता है, लीड स्पिंडल की स्पीड बटे लीड स्क्रू की स्पीड बराबर लीड स्क्रू की पिच बटे स्पिंडल की पिच। खेला खत्म। सर नंबर स्विच ऑफ है, अरे पवन कुमार तुमने तुरंत फोन कर लिया क्या? चलो एक और नंबर लिख देता हूं 63 93 125 760, आप इस पे ट्राई कर लो। क्लियर हो गया भाई सबको? एक बार सब लोग समझ कमेंट करके मुझे बताइए सबको मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, फटाफट बताइए जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए बच्चों। अगला सवाल लिखा हुआ है एक आकार देने वाली मशीन का स्ट्रोक सेपर मशीन की बात कर रहा है। बच्चों सेपर मशीन का जो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक वो दे दिया इन्होंने 250 mm और फिर बोला जा रहा है कि प्रति मिनट ये 30 डबल स्ट्रोक लगाता है। यानी स्ट्रोक भी इन्होंने दे दिए, 30 डबल स्ट्रोक दे दिए और 30 डबल स्ट्रोक दे दिए। बताइए ये कैसे लगते हैं प्रति मिनट, है ना? मेरे भाई बताना है कि ऑपरेशन की कुल गति क्या है, औसत गति बताना है, औसत गति बताना है। ओके, तो बच्चों एक बात बताइए, सेपर मशीन में स्ट्रोक होता है, टूल ऐसे आगे जाता है खटाक से पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। मेरे भाई अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो सीधा सीधा कह देना कि स्पीड का मतलब होता है दूरी बटे समय, है ना? दूरी बटे समय से ही तो स्पीड निकाली जाती है मेरे भाई। आंसर देखो इन्होंने लिखा है मीटर प्रति मिनट में, तो हमें आंसर तो मीटर पर मिनट में निकालना है। सबसे पहले तो माइंड में ये रख लो, है ना? बच्चों आप मुझे बताओ अगर मुझे दूरी रखनी है तो दूरी है 250 mm, है ना? डबल स्ट्रोक लग रहा है, यानी एक बार जाना एक बार आना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लग रहे हैं? सर 1 मिनट में 30 स्ट्रोक लग रहे हैं। सर 1 मिनट में 30 स्ट्रोक लग रहे हैं तो 30 का मल्टीप्लाई। बच्चों नीचे 1 मिनट है तो 1 मिनट रहने दीजिए। ऊपर mm था तो mm को मीटर बनाने के लिए हमने 1000 का डिवाइड कर दिया। भैया mm था, mm को मीटर बना दिया। हाँ, तो मेरे भाई जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखो ये 1 2 1 2, मेरे भाई जो मुझे समझ में आ रहा है 5 3 15 के आसपास आंसर जाने वाला है, 15 मीटर पर मिनट। ये हमारी कह सकते हो औसत स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ मुझे पता है कि कुछ किताबों में इसका आंसर 7.5 लिखा है, लेकिन 7.5 मेरे भाई गलत है। इसका सही आंसर जो है 15 होगा, क्योंकि हमें डबल स्ट्रोक इन्होंने दिया हुआ है, तो साफ साफ बोला जा रहा है कि डबल स्ट्रोक है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट आइए अगला। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 स्लिप गेज का क्वेश्चन है। बताइए इन्होंने बोला है कि स्लिप गेज में कौन सा वो ग्रेड है, वो बताइए जो कैलिब्रेशन के लिए यूज में लाया जाता है। स्लिप गेज के उस ग्रेड का नाम बताना है जो कैलिब्रेशन के लिए यूज में लाया जाता है। बताइए जल्दी से उत्तर। सबसे पहले आप मुझे बताओ स्लिप गेज का इस्तेमाल किसके साथ होता है? तो याद रखिएगा स्लिप गेज कुछ नहीं है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, है ना? और इसका इस्तेमाल हमेशा ध्यान रखना किसके बार होता है? सर साइन बार के साथ होता है। साइन बार के साथ स्लिप गेज इस्तेमाल किया जाता है। मेरे भाई ध्यान रखना स्लिप गेज को जोहानसन गेज भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? जोहानसन गेज। जोहानसन गेज के नाम से भी ध्यान रखिएगा, हम लोग किसको जानते हैं? सर स्लिप गेज को नाम से जानते हैं। बच्चों इसका आकार बहुत पूछा जाता है, आकार मतलब एरिया। 32 × 9 mm, 32 × 9 mm ध्यान रखना इसका एरिया होता है। अब सवाल यह है कि बताइए इनमें से कौन सा ग्रेड कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, आपको भी बताना है ना? तो बच्चों ध्यान रखना जो ग्रेड 0 होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण के लिए, है ना? दूसरा ग्रेड 00 सर ये लाया जाता है कैलिब्रेशन के लिए। किसके लिए? कैलिब्रेशन के लिए, है ना? ग्रेड 1 सर ये लाया जाता है टूल रूम के लिए, है ना? और बच्चों इसके बाद ग्रेड 11 तो ये लाया जाता है हमारा वर्कशॉप के लिए, वर्कशॉप। तो स्लिप गेज का कौन से किसका इस्तेमाल कहां होना है, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बोलिए याद रहेगा ना? है तो आंसर किसके साथ जाएगा? सर आंसर जाएगा ग्रेड 00 के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए अगला। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने बोला ना गलत कथन चुनो।
हाँ, थोड़ा एक बार देखो सेशन को शेयर भी कर दो भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। पहले एक बार सेशन को सब लोग शेयर कर दो, पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको अपनी पढ़ाई किस डायरेक्शन में करनी है ना। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार पहले लाइक कर दो, मजा नहीं आएगा ऐसे यार। मुझे बीच में क्लास रोकनी पड़ सकती है, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा एनर्जी आपको भी दिखानी होगी। इन्होंने बोला गलत कथन बताइए, खराद पर अलग अलग स्पिंडल गति ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होते एकदम सही। बच्चों स्पिंडल की गति लेथ मशीन में जीपी बनाते हैं, जीपी। हरा इधर आइए बच्चों, अगला लिखा है खराद के लीड स्क्रू में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, एकदम सही। लीड स्क्रू में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, ये भी एकदम सही है। द लेग सेंटर आर प्रोवाइड विद द स्टैंडर्ड टेपर मोर्स, बिल्कुल एकदम सही। बच्चों याद रखना लेथ हो गया, डिल बिट हो गया, इनमें ध्यान रखना हमारे पास मोर्स स्टैंडर्ड टेपर ही दिया जाता है, ये भी सही है। आगे लिखा है टम्बलर गियर मैकेनिज्म का यूज स्पिंडल की गति को कम करने के लिए किया जाता है, बस यही गलत हो गया सब मेरे भाई। स्पिंडल की गति को कम करने के लिए हम लोग जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं बैक गियर मैकेनिज्म, है ना। बैक गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल स्पिंडल की गति को कम करने के लिए करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और ये जो टम्बलर गियर मैकेनिज्म है बच्चों, टम्बलर गियर मैकेनिज्म में क्या करते हैं तो कहना टम्बलर गियर मैकेनिज्म में लीड स्क्रू की दिशा बदली जाती है, लीड स्क्रू की दिशा बदली जाती है, घूमने की दिशा बदलते हैं, दिशा बदलते हैं, है ना। तो टम्बलर गियर मैकेनिज्म का दूसरा काम है और बैक गियर मैकेनिज्म का दूसरा काम है, आप याद रखेंगे सब लोग। बच्चों टम्बलर गियर मैकेनिज्म में टोटल कितने गियर होते हैं तो कह देना इसमें 3 गियर होते हैं टम्बलर गियर मैकेनिज्म में। बैक गियर मैकेनिज्म में बताइए कितने गियर होते हैं सर, 2 गियर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर सर गलत लिखा है, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा सर, डी वाला गलत है। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ 16 नंबर सवाल पढ़िए जल्दी सर, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट उत्तर क्या होगा। हाँ बिल्कुल संजीव साहू एकदम सही बता रहे दोस्त, आंसर दीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सॉल्व करने की। नोज रेडियस हरा एक खराद टूल में क्या है, मतलब एक टर्निंग टूल विद नोज रेडियस। भैया टर्निंग टूल के बारे में बोला जा रहा है, तो मेरा भाई जो टर्निंग टूल होता है ना, ये टर्निंग टूल ध्यान रखते हैं, जो टर्निंग टूल होता है सर जिसमें हम जॉब को क्या करते हैं टर्निंग करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई जॉब है और इस जॉब में अगर मुझे टर्निंग करनी है तो मैं एक टूल लगाऊंगा, डेट इज कॉल्ड टर्निंग टूल। तो ये जो मैंने टूल फिट किया डेट इज कॉल्ड टर्निंग टूल, है ना, जो वैसे घूमेगा। तो बच्चों याद रखना टर्निंग टूल हमेशा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो टर्निंग टूल हो गया, पार्टिंग टूल हो गया, ग्रूविंग टूल हो गया, ये सब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। सेपर, प्लेनर, स्लॉटर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ऑब्जर्वर भी। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए बच्चों 17वां नंबर स्टेटमेंट, ये पता है सवाल कहां का है, अभी एक पेपर हुआ था इसरो का, वहां से मैंने उठाया है। सवाल देखिए कितना प्यारा पूछा गया था। सवाल ये आया है देखो 70 और आगे लिखा हुआ H7G8। अभी फिटर जो इसरो का सवाल पेपर हुआ था वहां से मैंने ये पेपर क्वेश्चन उठाया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि आप इसके 3 स्टेटमेंट पढ़िए, पहला, दूसरा, तीसरा, और बताइए कि इनमें से क्या है। बच्चों इसके बारे में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बस सुनते रहिए। इसमें जो 70 है ना, ये क्या बताता है तो बच्चों 70 जो बताता है वो बेसिक साइज बताता है। क्या बताता है सर, 70 बताता है बेसिक साइज। ये H क्या बताता है बच्चों, ये H ना होल के लिए होता है। कैपिटल अक्षर सर, कैपिटल अक्षर का मतलब होगा होल। स्मॉल अक्षर, स्मॉल अल्फाबेट क्या बताएगा सर, स्मॉल अल्फाबेट ध्यान रखना वो शार्ट के लिए बताएगा, शार्ट के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जबकि ये जो 7 है, ये 7 क्या बताता है तो कह देना ये टॉलरेंस ग्रेड बताता है, टॉलरेंस ग्रेड, है ना, टॉलरेंस ग्रेड ऑफ होल, क्योंकि कैपिटल H के नीचे है तो टॉलरेंस ग्रेड ऑफ होल बताएगा। मेरे भाई ये जो 8 क्या बताएगा सर, ये हमारा बताएगा टॉलरेंस ग्रेड। लेकिन ये किसका टॉलरेंस ग्रेड बताएगा तो कह देना ये टॉलरेंस ग्रेड बताएगा ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का। तो एक एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल का आंसर देखते हैं। सवाल ये था एक्चुअल साइज, गलत। एक्चुअल साइज थोड़ी ना बताता है भैया, ये बेसिक साइज है, एक्चुअल साइज दूसरा हो सकता है, ठीक है। पहला अगला आंसर लिखा है कि 7 क्या बताता है, टॉलरेंस ग्रेड ऑफ होल 7, ये सही है एकदम। टॉलरेंस ग्रेड ऑफ शाफ्ट 8 एकदम सही है। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा सर ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, सी वाला उत्तर होगा।
देखो सब लोग डी आंसर दे रहे थे, डी नहीं माफ करना दोस्त। इसका सही आंसर इसके साथ जाएगा सर, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। नाम याद कर लेना सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नाम मैं आपको बताया हूं ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस ग्रेड भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टोटल कितने तरह के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं? तो याद रखना 18 प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। कितने तरह के सर? 18 प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है 18 प्रकार, ठीक है। और आपसे पूछा जाए 18 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला टॉलरेंस ग्रेड होता है IT 00, फिर IT 1, और 1 से लेके बताइए कहां तक जाएगा सर? IT 0 से लेके बताइए कहां तक जाएगा? IT 17 तक, IT 16 तक। तो 0 से 16, 17 हो गया 8, ये टोटल 18 प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। चलो नेक्स्ट आइए अगला, बताइए। ये लीजिए 80 नंबर सवाल, फटाफट जल्दी से पढ़े लो, बताइए सवाल का सही उत्तर क्या होगा। समझ में आ रहा है भाई सबको? एक बार कमेंट करके बताओ सबको क्लियर हो रही बातें। हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड, यानी किसी ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस आप मुझे बताइए किससे स्पेसिफाई होती है। है ना बच्चों, मैंने अभी ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस के बारे में बताया कि जब भी कभी आपसे यह पूछा जाए कि बताइए हार्डनेस किससे स्पेसिफाई होती है, तो मैंने अभी बताया ना कि हम लोगों को ग्रेड निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ग्रेड। है ना, मैंने आपको यह भी बताया था कि जब A से H होता है ना, तो याद करो बताइए उसे कौन से ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं? सॉफ्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। फिर अगर वो I से P आ जाता है तो I से P बताइए कौन से ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील होता है? मीडियम ग्रेड का होता है। और बच्चों याद रखना Q से जो Z आता है वो ध्यान रखना हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील होता है। तो बच्चों किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस हम किससे पता करते हैं? ग्रेड से। और ग्रेड को बताइए क्या डिफाइन करता है, तो कह देना अल्फाबेट। है ना, अल्फाबेट। तो इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा, लेटर और अल्फाबेट, ऑप्शन नंबर बी। राम 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 भाई, राम राम, क्या बात है। नेक्स्ट आइए, ये लो 19 नंबर, पढ़िए भाई जल्दी से। ओके, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई फटाफट, और जरूर अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक भी कर देना। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए जल्दी से और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। जिस वस्तु में परिमाण होता है बताइए उसे क्या बोलते हैं? सर इसने सिर्फ और सिर्फ परिमाण बोला है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है। बताइए जिसमें मैग्नीट्यूड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? याद रखना जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बच्चों उसे बोलते हैं हम लोग अदिश राशि है। क्या बोला जाएगा? अदिश राशि। दिशा की बात की नहीं गई, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर जाएगा अदिश राशि के साथ, और कोई उत्तर नहीं सही है ना। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो 20वां नंबर सवाल। बच्चों 20वां नंबर सवाल भी हमारे देखो होता क्या है, ट्रेड में सब आता है। हरा ट्रेड में हर तरह की चीजें आएगी, ड्राइंग के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, सेफ्टी भी आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए क्या बोला जा रहा है, त्रिज्या आर के, हरा त्रिज्या आर के एक पहिए को धुरे की त्रिज्या स्मॉल आर, देखो पहिए की त्रिज्या कैपिटल आर है और धुरे की त्रिज्या स्मॉल आर है। रस्सी पर चढ़ाया जाता है पी, लगाए जाने वाले भार डब्ल्यू को धुरी द्वारा उठाया जा सकता है, तो बताइए यांत्रिक दक्षता क्या है? हरा देखो आसान सवाल है, आपको मैं बता दूं ध्यान से सुनो। दक्षता का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। मेरे भाई मैकेनिकल एडवांटेज होता है W बटे P, लगाया गया उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास, जबकि वेलोसिटी रेशियो होता है कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। मेरे भाई अगर यहां से सॉल्व करते देखो तो दक्षता का फॉर्मूला W गुणे स्मॉल आर और P गुणे कैपिटल आर, ये आ जाएगा। चेक कर लो जल्दी से, ठीक है। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। है ये सब चीजें आपको क्लियर, एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। अरे आपको क्लियर कट नहीं पता है तो दिक्कत बहुत है। चलो एंगल बताइए। धन्यवाद धन्यवाद गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल देखिए, बोला जा रहा है कि मैट्रिक वी थ्रेड का कोण कितना होता है ना। आपने मैट्रिक थ्रेड देखी है तो बच्चों ध्यान रखना जो वी टाइप की थ्रेड होती है वो कैसी थ्रेड होती है? सर वो ऐसी थ्रेड होती है, ऐसे वी बनाती हुई थ्रेड होती है। और बच्चों ध्यान रखना ये जो वी बनाती हुई मैट्रिक थ्रेड होती है इसका ये एंगल कितना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग थ्रेड एंगल। तो बताइए कितना होता है? 60 डिग्री। तो सवाल का सही आंसर बताइए कितने के साथ जाएगा? सर 60 डिग्री के साथ जाने वाला है। बोलो दोस्त। अच्छा बाकी सारे एंगल बता सकते हो? ये 45 बताइए किस थ्रेड का एंगल होता है, 55 बताइए कितना होता है, और 47.5 बताइए। ये तो तुमने बता दिया अरे भैया ये मैट्रिक थ्रेड है?
45 पता है किसमें होता है सर? 45 होता है बटरस में, बटरस थ्रेड में 45 होता है। 55 किसमें होता है? बीएसडब्ल्यू थ्रेड में। बीएसडब्ल्यू का पूरा नाम होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्ड थ्रेड, याद रखिएगा। और 47.5 किसमें होता है सर? ये होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में, पूरे नाम याद कर लो, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में मेरे भाई। तो इसका आंसर 60 डिग्री वाला होगा, बाकी सारे थ्रेड के एंगल याद कर लो। ये लीजिए, बहुत प्यारा सवाल, और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। माइक्रोमीटर का सवाल है भैया, स्टूडेंट का सवाल है, ऐसे थोड़ी ना है। बताइए जल्दी उत्तर, आंसर दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग दे दोगे, क्योंकि आप ना पाठशाला रेलवे के स्टूडेंट हो। सवाल देखिए क्या है, एक स्टूडेंट की चूड़ी की पिच इतनी है और थिंबल के विभाजन लिखे हैं 25, तो बताइए न्यूनतम गणना कितनी होगी, जिसको आप लीस्ट काउंट बोलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, देखो संजीव साहू ने एकदम कहा, सही था, 29 डिग्री एक्मे थ्रेड का होता है। मेरे भाई याद रखिएगा, जब हम लोग लीड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकलता है पिच डिवाइड बाई आपके थिम्बल पे डिवीजन। देखो यही होता है, पिच डिवाइड बाई डिवीजन, है ना? मेरे भाई पता ही पिच कितना है सर? पिच है 0.5, और बताइए मेरे भाई डिवीजन कितने हैं? 25। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो ये आंसर 0.02 mm जाएगा, है ना? तो 0.02 mm ये हमारा सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर। क्या बात है, मजा आ रही। अच्छा, ये वाला सवाल सॉल्व करने के बाद आनंद जरूर आ रहा होगा, दिल में खुशी हो रही होगी, भाई जो पढ़ा था मुझसे सीख गया, बनने लगा सवाल। हाँ सवाल देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, पढ़िए जल्दी से। वेरी गुड। अच्छा, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़ा आप अपना वो भी बता दीजिए कि आप किस ट्रेड से है ना? भाई फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट में सारे फिटर से तो होंगे नहीं, कुछ टर्नर से भी होंगे, कुछ मशीनिस्ट से भी होंगे, तो आप किस किस थ्रेड से है मुझे बताइए। सवाल देखिए क्या है, वी ब्लॉक क्या? अब देखो वी ब्लॉक के बारे में मैंने पूरा डिटेल दे दिया, इसमें मुझे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा वी ब्लॉक जो होता है वो क्या है? राउंडनेस ऑफ जॉब, है ना? तो इसका जो उपयोग होता है वो किस तरह के जॉब के लिए होता है? जो जॉब राउंड होता है, गोल होता है, तो गोल जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए ड्राइंग। बच्चों ये वाला सवाल देखिए, बड़ा ही जल्दी से सवाल का सही आंसर इसके साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्या बात है? फिटर फिटर फिटर, अच्छा फिटर भी ज्यादा है, अरे चलो अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, इसको भी ध्यान से समझा। सवाल क्या है? ऊर्ध्वाधर विमान वीपी के पीछे, इन्होंने कहा है वीपी के पीछे और एचपी के नीचे। मेरे भाई इस तरह से आपने एचपी और वीपी बना लिया। प्रश्न था वीपी के पीछे, एचपी के नीचे, तो वीपी के पीछे ये, है ना, और एचपी के नीचे ये। मेरे भाई ये बताओ कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? तो कह देना वीपी के पीछे, एचपी के नीचे। सर तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ अब ये वाला सवाल बढ़िया है, देखते भाई कितने लोग इस सवाल का सही आंसर दे पाते हैं। मैं इसमें कुछ बढ़िया चीज बताऊंगा जिससे कि आपको मजा आ जाए। क्या बात है? ओके वेरी गुड, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से पढ़िए जल्दी से और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। जब तक मैं आपको समझाने के लिए कुछ डायग्राम बना लेता हूं, है ना। बच्चों यहां पर देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। प्रश्न ये बोला जा रहा है कि किस फिट में शाफ्ट का व्यास छेद के व्यास से बड़ा है। इन्होंने बोला है कि बताइए इनमें से कौन सा शाफ्ट का व्यास बड़ा है छेद के व्यास से। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी आपसे कह दिया जाए कि शाफ्ट अगर बड़ी है किससे? होल से। अगर शाफ्ट बड़ी है तो ऐसी फिट को बोला जाता है इंटरफेरेंस फिट। जब भी कभी शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, यानी शाफ्ट बड़ी है तो अंदर नहीं जा पाएगा यार, तो इंटरफेरेंस फिट। बच्चों क्लीयरेंस फिट किसे बोलते हैं? सर क्लीयरेंस फिट का मतलब होता है जब होल बड़ा हो, है ना, जितने भी होल है वो सारे के सारे होल शाफ्ट से बड़े हो, तो बताइए वो हमारा क्या कहलाएगा? सर वो कहलाएगा क्लीयरेंस फिट। और ट्रांजिशन फिट में दोनों चीजें पॉसिबल है, शाफ्ट भी बड़ा हो सकता है, होल भी बड़ा हो सकता है, सर वो हमारा कहलाएगा हमारा ट्रांजिशन फिट। इन्होंने बोला था शाफ्ट बड़ा है, तो शाफ्ट बड़ा होते समय बताइए कौन सी फिट आएगी? सर वो फिट होगी हमारी कौन सी? इंटरफेरेंस। बोलो दोस्त, बात सबको क्लियर है? अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। बच्चों यहां पर देखो मैंने इस तरीके से आपको एक बेसिक साइज की लाइन दिखाई है बना के, है ना। मैं आप लोगों को यहां पर
ये टॉलरेंस जोन बनाकर दिखा रहा हूं बच्चों। ये जो डायग्राम बनाया जाता है ना ऐसे, इसमें ये टॉलरेंस जोन होते हैं जिसपे टॉलरेंस दिखाना होता है। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि ये टॉलरेंस जोन होल का है और ये टॉलरेंस जोन शाफ्ट का है। कोई मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए ये किस तरह की फिट है, ये किस तरह की फिट है ना। हमने यहां पर होल को दिखाया, हमने यहां शाफ्ट को दिखाया, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सी फिट है ना। देखो सबको इंटरफ्रेंस क्लियरेंस बहुत अच्छे से पता होगा, ट्रांजिशन कैसे पता की जाती है वो मैं बताऊंगा। रुक जाइए, सबसे पहले यहां आप देखिए सर, यहां पर सारा होल है ना, यानी होल का जो मिनिमम साइज है बच्चों, होल का मिनिमम साइज वो शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ा है। होल का मिनिमम शाफ्ट के मैक्सिमम से बड़ा है, तो 101% सर ये हमारी कौन सी फिट होगी, क्लियरेंस फिट होगी। 101% क्लियरेंस फिट होगी। बताइए बात सबको क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? चलो भैया इतना समझ में आ रहा हो तो जल्दी से आप ये बताओ। मान लीजिए फिर से मैंने एक डायग्राम बनाया होता है ना सर, मैंने फिर से एक डायग्राम बनाया होता, डायग्राम कुछ ऐसे होता, ऐसे है ना सर। यहां पर मैंने एक टॉलरेंस जोन बताया सर, यहां एक टॉलरेंस जोन बनाया सर। इस बार मैंने कह दिया कि सर ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है और ये होल है, तो बताइए कौन सी फिट है? तो कहना सर इसमें देखिए सारी शाफ्ट बड़ी है, तो जब शाफ्ट बड़ी होती है तो बताइए वो कौन सी फिट होती है? तो सर जब भी कभी शाफ्ट बड़ी होगी तो इंटरफ्रेंस फिट होगी, ये इंटरफ्रेंस है। लेकिन अभी आपको ट्रांजिशन समझना सर, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब शाफ्ट और होल में किसी एक की अपर लिमिट दूसरे के टॉलरेंस जोन में आ जाए, जब शाफ्ट और होल में से किसी एक की अपर लिमिट दूसरे के टॉलरेंस जोन में आ जाए। जैसे कि देखो मान लीजिए मैंने आपसे कहा होता है कि ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए होल है, ये क्या है सर, ये होल है, ये होल है बच्चों। अगर मैंने शाफ्ट अपनी ऐसी बनाई होती, शाफ्ट मैंने अपनी ऐसी बनाई होती, या फिर शाफ्ट मैंने अपनी ऐसी बनाई होती सर, ये तीनों कंडीशन में है ना सर, ये तीनों कंडीशन में अगर मैंने शाफ्ट ऐसे बनाई होती, शाफ्ट ऐसे बनाई होती, शाफ्ट ऐसे बनाई होती, तो ये तीनों कंडीशन में देख लीजिए सर, कुछ होल शाफ्ट से बड़े हो रहे हैं तो कुछ शाफ्ट होल से बड़े हो रहे हैं तीनों कंडीशन में, तो बच्चों ऐसी फिट को बोला जाता है, बताइए कौन सी फिट? ट्रांजिशन फिट। सर ये हमारी ट्रांजिशन फिट होती है, ट्रांजिशन फिट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो जब एक की अपर लिमिट दूसरे के टॉलरेंस जोन के बीच में आ जाए, किसी एक की अपर लिमिट दूसरे के टॉलरेंस जोन के बीच में आ जाए, किसी एक की अपर लिमिट दूसरे के टॉलरेंस जोन में आ जाए, तो समझ जाना सर 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 वो हमारा ट्रांजिशन फिट है। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ 26 नंबर, बताइए बहुत बड़ा प्यारा सवाल, ये टी का क्वेश्चन है एक्चुअली में, सैडल टी के बारे में सवाल पूछा जा रहा। सर आप कहां से पढ़ा रहे हो? आशीष जी मैं कानपुर से पढ़ा रहा हूं दोस्त, हरा सैडल टी समझते हैं? देखो मैं बताऊं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये होल बनाया या शाफ्ट बनाया है ना, और इस तरीके से मैंने होल और शाफ्ट की असेंबली दिखा दी है। देखो बच्चों ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये मेरा होल है, ये मेरा क्या है सर, ये होल है बच्चों, बाहर वाला पोर्शन होल है। और कई बार हम इस होल को क्या नाम से जानते हैं सर, इसको हब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब। बाहर वाला पोर्शन हमारा हब है और इसके अंदर हमने शाफ्ट लगाई है, इसके अंदर क्या है, ये शाफ्ट है, तो अंदर वाला पोर्शन शाफ्ट है। तो बच्चों जब भी कभी हमें शाफ्ट और हब को जोड़ना होता है मेरे भाई, है शाफ्ट और हब को जोड़ना होता है मेरे दोस्त, तो वहां पर एक की लगानी होती। क्या लगानी होती? की। तो ऐसी की जो हमारी सिर्फ और सिर्फ हब में पहनाई जाती है, ऐसी की जो सिर्फ और सिर्फ हब में पहनाई जाती है, सिर्फ हब में, शाफ्ट में नहीं, है ना, सिर्फ हब में पहनाई जाती है बच्चों, सिर्फ हब में पहनाई जाती है। तो ऐसी की तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? सैडल की के नाम से जाना जाता है। तो सैडल की इस तरह की होती है जो सिर्फ हब में पहनाई जाती है। तो पहला आंसर लेटा, शाफ्ट पर कोई टीवे नहीं कटा होता, एकदम सही, यही उत्तर एकदम सही है। शाफ्ट में कोई भी टीवे नहीं कटा होता है। टीवे समझते हैं? टीवे क्या होता है? देखो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई शाफ्ट है, तो शाफ्ट में टी पहनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें एक खांचा काटते हैं, एक खांचा काटते हैं ऐसे ऐसे, और ये जो खांचा काटा जाता है मेरे भाई, ये खांचा, सर इसी खांचे को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? सर इस खांचे को बोला जाता है टी वे।
कानपुर में कहां से? कल्याणपुर दोस्त, है ना। तो सैडल की, अब मेरा एक सवाल यह है कि सैडल की में बताइए स्लिप आ सकती है नहीं आ सकती, पहला क्वेश्चन। तो ध्यान रखना सैडल की में, क्योंकि ये हमारा शाफ्ट में नहीं है तो इसमें स्लिप पॉसिबल है। और बच्चों ध्यान रखना जिसमें स्लिप आ सकती है बताइए उसे किस नाम से जाना जाता है? सर उसे बोला जाता है नेरेटिव ड्राइव। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि सैडल की कैसी ड्राइव है, कह देना नेरेटिव ड्राइव है सर। हाँ, नेक्स्ट आइए अगला सवाल बताइए। हाँ बिल्कुल, मनीष एकदम सही कह रहे हैं दोस्त। शाफ्ट की और उसकी क्या बोलते हैं उसको, कपलिंग। शाफ्ट की और कपलिंग की असेंबली में सबसे कमजोर पार्ट की होता है। ये बात ऐसे क्वेश्चन आएगा। बताइए पॉइसन रेशियो क्या होता है? अरे बच्चों याद रखना, जब भी कभी आपसे पॉइसन रेशियो पूछा जाए तो उसको 1/m से शो करते हैं। ध्यान रखना पॉइसन रेशियो का मतलब होता है ऊपर होती है बच्चों पार्श्व विकृति। अरे ऊपर कौन सी विकृति रखी जाती है? पार्श्व विकृति रखी जाती है। और नीचे ध्यान रखना कौन सी विकृति होती है? अनुदैर्ध्य। तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है सर इसी को बोला जाता है पॉइसन रेशियो। मेरे भाई तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पार्श्व विकृति को लैटरल स्ट्रेन कहते हैं और अनुदैर्ध्य विकृति को लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। तो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन सर ये हमारा पॉइसन रेशियो कहलाता है 1/m, है ना। बस आप ये याद कर लो, पार्श्व विकृति डायमीटर में विकृति होती है और अनुदैर्ध्य विकृति सर लंबाई में विकृति होती है। सर इन्हीं दोनों का अनुपात हमारा पॉइसन रेशियो कहलाता है 1/m। वेरी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। 1/m का एक मान याद कर लो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/m का मान 0.33 आप याद कर लो जो कि स्टील के लिए होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। 1/m का जो मान है सर वो 0.5 भी याद कर लो जो कि किसके लिए होता है? रबड़ के लिए होता है। ये भी बहुत आता है ना। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो बताइए उत्तर। बताइए बच्चों जो भी हमारे एप्लीकेशन से बैच ज्वाइन करना चाह रहा है, बैच नंबर लिख दे रहा हूं, आप इस नंबर पे फोन करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं 63 93 125 760। और एप्लीकेशन का नाम भी लिख दे रहा हूं माई पाठशाला। आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके भाई चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दे पाते। प्रश्न लिखा हुआ है कि एक 4 स्टार्ट चूड़ी के स्क्रू में लीड 16 mm है तो चूड़ी अंतराल, बच्चों चूड़ी अंतराल का मतलब होता है पिच, बताइए कितनी है? फॉर्मूला याद है नहीं याद है? देखो क्या होता है सर, इन्होंने 4 स्टार्ट बोला है। 4 स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें आने वाला लीड चूड़ी की पिच का 4 गुना है। हमेशा इस बात को याद रखना, है ना बच्चों। अगर हमारे पास चूड़ी 4 स्टार्ट है तो इसका मतलब आने वाला लीड चूड़ी की बताइए पिच का कितने गुना है? 4 गुना है। सर लीड आपने कितनी बोली है? 16। पिच आपने पूछी है मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ पिच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सर यहां से जो पिच निकल के आएगा वो हमारा 4 mm निकल के आएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर हमारा 4 mm के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है सबको? बता दीजिए जल्दी से। हाँ चलो आ जाइए नेक्स्ट आइए अगला, ये लीजिए 29 नंबर सवाल पढ़ो जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी कर दो भाई फटाफट, ताकि हम लोग 100+ हो जाए। पानी पिला दो। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, बीएसडब्ल्यू का पूरा नाम बताइए। तो ये तो एकदम आसान है ना, इसमें कुछ बताया नहीं है। सर बीएसडब्ल्यू का पूरा नाम होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड ये हमारा बीएसडब्ल्यू का पूरा नाम है। इसमें जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो कितना होता है? 55 होता है सर, 55 होता है। बोलो भाई ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बताइए जल्दी से। क्या बात है ना, एक बार सेशन को लाइक भी कर देना सब लोग। निम्नलिखित में बताओ कौन ठोस स्नेहन है ना। बच्चों ने बोला है कि आप उसका नाम बताइए जो हमारा ठोस स्नेहन है। बहुत बढ़िया सवाल, आंसर दीजिए बच्चों। ठोस स्नेहन का मतलब क्या होता है? सर जो हमारा सॉलिड फॉर्म में हो, है ना। देखो फैटी ऑयल ये सब तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ग्रेफाइट ध्यान रखना हमारा एक तरह का लुब्रिकेंट होता है, अब वो भी कैसा? सर सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों मैं फिर से बता दूं, जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर मुझे बैच ज्वाइन करना है ना, आपको मैं बताऊं जो भी हमारे एप्लीकेशन पे बैच ज्वाइन करना है आपको मैं नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे डायरेक्ट फोन कीजिए, है ना। और या फिर माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर आपको हम लोगों के सारे बैचेस दिखाई देंगे।
बस डिस्काउंट के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और वो कोड होगा YOGI10। हाँ, चलो अगला सवाल बताइए। ऑटोमेटिक पंच, पंच ध्यान रखना, पंच एक तरह का परमानेंट मार्किंग टूल होता है और याद रखना जो हमारे ऑटोमेटिक पंच होते हैं वो बताइए किस पे काम करते हैं? सर वो स्प्रिंग पे काम करते हैं, स्प्रिंग पे काम करते हैं ऑटोमेटिक पंच। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जा रहा? ए वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए 32 नंबर, पढ़ो जल्दी से, आंसर जल्दी से दे रहे, बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जा रहा? अभी दोस्त ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही है ना, जब चलेगी तो मैं एक बार आके इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। ऑफलाइन कोचिंग कानपुर में गुड़देव में चलेगी है ना। छोटे डियर को बड़े डियर से द्वारा चलाने पर, छोटे डियर को बड़े डियर द्वारा चलाने पर बड़े डियर की चाल, बड़े डियर की चाल छोटे डियर की अपेक्षा क्या होती है ना? मेरे भाई याद रखना, जब भी कभी दो डियर जिनके साइज अलग अलग होते हैं वो चलते हैं आपस में, ओके, तो ध्यान रखना जो छोटा डियर होता है मेरे दोस्त उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, छोटे डियर का आरपीएम हमेशा ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तो प्रश्न में यह बोला जा रहा था कि बड़े डियर की चाल, देखो बड़े डियर की चाल छोटे डियर की चाल की अपेक्षा क्या होती है? तो बड़े डियर की चाल हमेशा ध्यान रखना कम होती है। बड़े डियर की चाल कैसी होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये लीजिए, यह बड़ा प्यारा सवाल है, आंसर दे रहे भाई फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? पढ़िए है ना। निम्न में से किस डियर की परिधि पर एक विशेष कोण दांत काटे जाते हैं? है ना बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके सामने स्पुर डियर लिखा है, ध्यान रखना स्पुर डियर में जो दांते होते हैं वो ऐसे सीधे सीधे होते हैं, है ना। स्पुर डियर में दांते कैसे होते हैं? सर स्पुर डियर में दांते ऐसे सीधे सीधे होते हैं। लेकिन हेलिकल डियर कैसा होता है? याद रखना हेलिकल डियर जिसमें से सिंगल हेलिकल डियर ऐसा होता है, एक एंगल पे दांते काटे जाते हैं। बच्चों ये हमारा कैसा डियर है? तो कह देना इसको बोला जाता है सिंगल हेलिकल डियर। डबल हेलिकल डियर कैसा होता है? तो सर डबल हेलिकल डियर ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, ये तो ध्यान रखना डबल हेलिकल डियर इस तरह से होता है, ओके। और डबल हेलिकल डियर, सिंगल हेलिकल डियर इसमें दांते काटे जाते हैं, स्पुर डियर में सीधे दांते होते हैं। इन्होंने बोला है ना विशेष कोण पे दांते काटे जाते हैं। तो बच्चों डबल हेलिकल डियर भी आंसर हो जाएगा, सिंगल भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही आंसर होगा, ओके। आप लोग कोई कमेंट करके बता सकता है कि इन सभी में से किसको हेरिड बोन डियर कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ इनमें से कौन से हेरिड बोन डियर कहते हैं, है ना। फिर मैं एक और चीज बताता हूं बच्चों, ये जो दांते काटे जाते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनाते हैं, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाते हैं, सर ध्यान रखना उस कोण को बताइए किस नाम से जानते हैं? हेलिक्स एंगल अल्फा। सिंगल हेलिकल डियर के लिए हेलिक्स एंगल 15 से 20 डिग्री होता है, 15 से 20 डिग्री होता है। और बच्चों ध्यान रखना डबल हेलिकल डियर के लिए यही एंगल जो है 40 से 45 डिग्री होता है, ओके। तो सिंगल हेलिक्स के लिए हेलिकल डियर 15 से 20 और डबल हेलिकल के लिए ध्यान रखना 40 से 45। और कोई आपसे पूछे कि स्पुर डियर में कितना हेलिक्स एंगल होता है? 0 डिग्री, हरा। हेरिड बोन डियर मैंने बोला ना, तो बच्चों याद रखना हेरिड बोन डियर एक और नाम होता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हेरिड बोन डियर किसे बोलते हैं? तो डबल हेलिकल डियर को हम लोग हेरिड बोन डियर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए अगला, बताइए। अब देखो अगला सवाल क्या बोला जा रहा है 34 नंबर, कि हेरिड बोन डियर में प्रेशर एंगल कितना होता है? हरा बच्चों इन्होंने बोला है कि बताइए प्रेशर एंगल, हेरिड बोन डियर का प्रेशर एंगल आप मुझे बता दो कमेंट करके कितना होता है। देखो प्रेशर एंगल को हम फाई से शो करते हैं, है ना। किसी भी डियर का जो प्रेशर एंगल होता है वो ज्यादातर दो प्रेशर एंगल रखे जाते हैं, 14.5 डिग्री रख सकते हैं या फिर 20 रख सकते हैं। तो बच्चों हेलिकल डियर का या किसी भी डियर का प्रेशर एंगल हमारा ध्यान रखना 14.5 या 20 होता है। हालांकि इन्होंने जो ऑप्शन लिखा है 14.5 से 20, तो 14.5 से 20 कहना थोड़ा सा गलत है, हरा। फिर भी हम भावना का सम्मान करेंगे, हम लोग भावना का सम्मान करेंगे। सही आंसर हमारा 14.5 से 20 या 14.5 या 20। ऑप्शन नंबर हमारा कितना जाएगा? बी वाला उत्तर होगा। अच्छा आप में से कोई प्रेशर एंगल की परिभाषा बता सकता है? बच्चों ध्यान रखना डियर वाले केस में दो चीजें खींची जाती, जिनमें से एक होती है कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, है ना। और दूसरा बताइए क्या होता है? सर दूसरा होता है कॉमन नॉर्मल। तो बच्चों डियर के केस में याद रखना कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के बीच का कोण, है ना,
उसी को बताइए किस नाम से जाना जाता है? सर उसी को बोला जाता है प्रेशर एंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच का कोण हमारा प्रेशर एंगल कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, बताओ 35 नंबर सवाल, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर क्या होगा। लगाइए, ये वाला आंसर तो दे सकते हो भाई। हाँ, क्या बात है, समझ में आ रहा है सब लोग को? एक बार कमेंट करके मुझे बताइए सबको समझ में आ रहा है। समकोण पर काटने वाले डियर इनमें से कौन है जो समकोण पे काटते हैं, है ना बच्चों? जब भी कभी दो डियर हमारे तिरछे होते हैं, ऐसे डियर लगा दीजिए। ये देखिए, मैंने पहला डियर बना दिया, दूसरा डियर बना दिया, डियर है। हाँ, आप कह रहे हैं एक बार साहब कैसे डियर है? मेरे भाई ये डियर ही है ना? तो पहला डियर ये और दूसरा डियर ये। तो जब दो डियर हमारे 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं या पर्टिकुलर किसी एंगल पे कट करते हैं, तो भाई मेरे उसको बोलते हैं बेवल डियर। उसे क्या बोलते हैं? बेवल डियर। तो बेवल डियर क्या होते हैं ना सर? ये एक ऐसे डियर होते हैं जो किसी एंगल पे कट कर सकते हैं। वो एंगल 90 भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर हमारा डी, बेवल डियर, है ना? देखो आरिफ, तुमने स्पूल डियर दिया। बच्चों स्पूल डियर ना पैरेलल शाफ्ट अक्ष में होते हैं। ध्यान रखना, स्पूल डियर ऐसे कटने वाली शाफ्ट अक्ष नहीं होते, पैरेलल होते हैं। इनके बीच का एंगल 0 या 180 बताना। ओके, और हेरिंगबोन डियर भी पैरेलल शाफ्ट वाले जोड़े जाते हैं। आंसर इसका बेवल डियर के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए, ये हमारा टेपर टर्निंग का एक बहुत प्यारा सवाल। हरा, कई बार इस तरह के छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। टेपर टर्निंग आपने सुना ही नहीं सुना? टेपर टर्निंग करने के ध्यान रखना 3 मेथड होते हैं। आप में से कोई तीनों मेथड बताएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरा, पहला बताइए मेथड कौन सा होता है? टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। सर टेपर टर्निंग करने के ध्यान रखना 3 मेथड होते हैं, टेल स्टॉक ऑफसेट। दूसरा बताइए क्या होता है? सर अगला मेथड होता है कंपाउंड रेस्ट मेथड। कंपाउंड रेस्ट मेथड ध्यान रखना, ये हमारा टेपर टर्निंग करने का दूसरा मेथड होता है। और तीसरा मेथड बताइए कौन सा होता है? टेपर अटैचमेंट मेथड। सर टेपर अटैचमेंट मेथड, ये 3 मेथड होते हैं हमारे टेपर टर्निंग करने के, है ना? सवाल देखिए, 600 mm लंबा शाफ्ट एक टेपर 5 mm प्रति मीटर का है। बच्चों 5 mm प्रति मीटर का टेपर है। यदि शाफ्ट का अधिकतम व्यास 75 mm है, तो बताइए न्यूनतम व्यास क्या होना चाहिए? ओके, तो अगर आपने अधिकतम व्यास 75 mm दे दिया मेरे भाई, तो जो भी आंसर आएगा वो 75 से कम होगा। सारे आंसर 75 से कम है। अब मैं आपको बताता हूं ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। चुटकी बजाते सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले फोकस कीजिए, टेपर कितना दिया जा रहा है? तो टेपर कितना है सर? टेपर है 5 mm प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में बताइए कितना टेपर दिया गया है? सर 1 मीटर में टेपर की वैल्यू है 5 mm। बोलिए बोलिए। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 1 मीटर में 5 mm की टेपर की वैल्यू है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मीटर को अगर मैं 1000 बना दूं, तो 1000 mm में बताइए कितना टेपर होगा? सर 1000 mm में 5 mm का टेपर। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो बोलो, यहां तक सबको क्लियर है? तो मेरे भाई अगर 1000 mm में 5 mm का टेपर है, तो 600 mm में पहले टेपर बताइए। सबसे पहले 600 mm में टेपर बताइए। तो जब 600 mm में टेपर निकाला जाएगा, तो 5/1000 करना होगा, और गुणे बताइए कितना करना होगा? 600। देखो कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा तुम्हारा 6×5 = 3 mm का टेपर, हरा, यानी 600 mm में मेरे भाई जो टेपर आने वाला है वो 3 mm का आने वाला है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अब आप खुद मुझे बताओ कि 600 mm में 3 mm का टेपर है, मतलब जो भी भुजा या जो भी व्यास घटेगा बढ़ेगा, वो 3 mm घटेगा बढ़ेगा। तो 75 mm ये अधिकतम था, ये मैक्सिमम था। तो बताइए अगर मिनिमम डायमीटर निकालना होगा, तो आपको 75 में से जितना भी टेपर आया है उसे घटाना होगा मेरे भाई। तो बताइए मिनिमम डायमीटर कितना हो जाएगा? 72 mm हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बोलिए जल्दी से, मुझे कमेंट करके बताइए ये बात सबको क्लियर हो रही नहीं क्लियर हुई? हरा, कुछ नहीं, जितना सा टेपर दिया जा रहा है, सबसे पहले आपको लंबाई में टेपर कितना आया है वो निकाल लो। निकाल लिया भैया 3 mm। अधिकतम अगर 75 दिया गया है, तो न्यूनतम 75 - 3। बच्चों अगर ये न्यूनतम होता 75 और अधिकतम निकालना होता, तो 75 + 3 करते।
अब मेरी बात पकड़ पा रहे हो ना? नेक्स्ट आइए, बताओ सेंटर पंच का उपयोग क्यों किया जाता है, कहां किया जाता है? सेंटर पंच बोला जा रहा है, सेंटर पंच, आंसर दीजिए, है ना मेरे भाई। सेंटर पंच ध्यान रखना एक तरह का मार्किंग टूल होता है पंच। और बच्चों सेंटर पंच में एंगल कई बार पूछा जाता है कि सेंटर पंच में बताइए पॉइंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो सेंटर पंच का मेन इस्तेमाल मार्किंग करने के लिए होता है, मार्किंग टूल होता है मेरे दोस्त। कैसा टूल होता है सर? मार्किंग टूल होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ, हरा। चलो आगे नेक्स्ट बताओ, आइडलर गियर का कार्य क्या है बताइए। थोड़ा एक बार थोड़ा कमेंट करते रहो फटाफट। और देखो भाई यार ऐसे मजा नहीं आएगा, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी कर दो। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक भी कर दो, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, है ना। जितने भी बच्चे ट्रेड स्पेशल क्लास चाहते हैं जल्दी से एक बार पहले सेशन को शेयर कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से जल्दी से लाइक भी कर दो। आइडलर गियर बच्चों, आइडलर गियर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ड्राइवर गियर है और ये हमारा ड्रिवन गियर है। तो ड्राइवर और ड्रिवन गियर के बीच में जो छोटे छोटे गियर लगाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड आइडलर गियर। ये हमें हमारे आइडलर गियर। बच्चों आइडलर गियर के दो इस्तेमाल होते हैं, एक तो पहले और लास्ट वाले गियर की दिशा बदलने के लिए, और दूसरा होता है उनके बीच की दूरी सेट करने के लिए। है याद रखना, आइडलर गियर के सर दो काम होते हैं, गुड इवनिंग। एक तो पहले और लास्ट वाले की दिशा बदलने के लिए, दूसरा दूरी बदलने के लिए। तो बताइए इसका सवाल का सही आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर आएगा चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग आइडलर गियर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखो आप सब लोगों ने सी आंसर दिया, बकवास आंसर दे रहा हो भाई, चलेगा नहीं। मैं सही बताऊं, दिमाग के साथ आंसर दीजिए। मुझसे आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो, कायदे में पढ़िएगा। एक बार पढ़ाऊंगा और वही क्वेश्चन हुआ आपके एग्जाम में फंसेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बकवास पढ़ो मेरे से, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है ना। इसलिए कायदे में पढ़िए। मैंने कभी भी किसी तरह का जो है 3-5 नहीं बताया कभी क्लास में, हमें सब पढ़ाया है। इसलिए सब लोग सही से आंसर दीजिए। ओके देखो कैसे बच्चों, जब भी कभी आइडलर गियर की संख्या विषम होती है, कैसी होती है? विषम। इनकी संख्या कैसी होती है? विषम, है ना। तो पहले और लास्ट वाले की जो डायरेक्शन होती है वो समान दिशा होती है। पहले और लास्ट वाले की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो समान दिशा होती है ना। लेकिन अगर आइडलर गियर की संख्या सम हो जाए, सम संख्या, तो बच्चों सम संख्या होने पे ध्यान रखना पहले और अंतिम गियर की जो दिशा होती है वो विपरीत हो जाती है। पहले और अंतिम गियर की दिशा कैसी हो जाती है? विपरीत हो जाती है। ओके, तो दिशा को बदलने और बीच की दूरी को सेट करने के लिए हम लोग आइडलर गियर का इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है क्या आईटीआई ट्रेड वालों के लिए? अभी तो फिलहाल नहीं है दोस्त, खरा। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, इनमें से किस सामग्री का इस्तेमाल रेप्स फाइल कट करने के लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल, आप मुझे बताओ। और टेलीग्राम चैनल का सब लोग नाम नोट डाउन कर लो। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए डेली नोटिफिकेशन के लिए। पाठशाला रेलवे एग्जाम, पाठशाला रेलवे एग्जाम आप याले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आईटीआई के वैसे बहुत सारे एग्जाम आते रहते हैं। अभी कल नेवी ट्रेडमैन का वैकेंसी आई है, इसरो की वैकेंसी आई है ना। बच्चों याद रखिएगा, ये जितना हमारा रेप्स फाइल होती है ना, ये ज्यादातर वो कटिंग फाइल है जो सॉफ्ट मटेरियल में काटा जाता है ना। और इसका मेन इस्तेमाल ध्यान रखना किसको फाइल करने के लिए किया जाता है? लकड़ी को। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर जाएगा लकड़ी के साथ। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट आइए, बताओ 40 नंबर, पढ़िए जल्दी से, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, सॉल्व कर दीजिए। बोला जा रहा है कि घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए हम किस शाफ्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। किस शाफ्ट का प्रयोग करते हैं, आपको सवाल बोला जा रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इन्होंने बोला है ना घूमती हुई खड़ी अवस्था में। तो बच्चों जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसी शाफ्ट हो रही है जो खड़ी अवस्था में है, ऐसे खड़ी अवस्था में है और ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, तो बच्चों इसके लिए बताइए हम किस तरह की बीरिंग का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना वर्टिकल शाफ्ट के लिए जो हम यहां बीरिंग इस्तेमाल करते हैं ना मेरे दोस्त, वो बताइए कौन सी बीरिंग होती है? कहता रह देना, वो बीरिंग होती है फुट स्टेप बीरिंग। कौन सी बीरिंग? फुट स्टेप बीरिंग। तो कई बार क्वेश्चन आता भी है ना कि फुट स्टेप बीरिंग में कौन सी शाफ्ट लगाई जाती है? तो कह देना फुट स्टेप बीरिंग में वर्टिकल शाफ्ट लगाई जाती है
है ना, ये हमारी होती है फुट स्टेप बेरिंग। बोलो भाई, तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर होगा, फुट स्टेप बेरिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, अगला बताइए उत्तर। लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिएगा, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, बैटरी चेंज कर दो। अरे नाम सुना है, भी सुना सबने? बताइए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट लीस्ट काउंट पाने के लिए, हमेशा इस बात को याद रखना, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का बताइए लीस्ट काउंट कितना होता है? किसी को याद है? तो मेरे भाई वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट, या फिर बताइए क्या बोला जा सकता है, 1/12 डिग्री, है ना। तो अभी बैटरी चेंज होती है, फिर मैं आपको बताता हूं इसको आंसर। ठीक है, चलो अब ये सवाल ये है कि ये निकाला कैसे जाता है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जब भी कभी आपको लीस्ट काउंट निकालना होगा, तो इसके लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 MSD, मतलब मेन स्केल डिवीजन का डबल लेना है, मेन स्केल डिवीजन का डबल लेना है, और ध्यान रखना इसमें से वर्नियर स्केल डिवीजन घटा देने हैं, बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब आप समझ में आएगा कि मेन स्केल डिवीजन क्या है। तो बच्चों इसका जो मेन स्केल डिवीजन होता है ना, मेन स्केल डिवीजन, वो याद रखना कितने का होता है? सर मेन स्केल डिवीजन होता है 1 डिग्री का। तो बच्चों अगर 1 डिग्री का मेन स्केल डिवीजन है तो 2 × 1 डिग्री। वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकलता है बच्चों? वर्नियर स्केल डिवीजन में जो 23 डिग्री है उसको 12 पार्टों में डिवाइड करते हैं, 23 डिवीजन को 12 पार्टों में डिवाइड करते हैं 23 डिग्री को, इसलिए 23/12, है ना। 23 डिग्री को हमें 12 पार्टों में डिवाइड करना होता है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन 23/12। तो मेन स्केल डिवीजन सर 8 डिग्री रहती है। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करके देख लो, 12 दूनी 24, 24 - 23 8/12 डिग्री आ गया। और बच्चों जब 8/12 डिग्री को मिनट बनाना होगा, तो मेरे भाई बताइए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? सर ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 × 5 = 60, 5 मिनट आ जाएगा, वही तो आया। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को 12 डिवीजन में करते हैं, है ना। तो ये तरीका होता है इसका निकालने का। चलो 42 नंबर सवाल फटाफट जल्दी से पढ़ेंगे और बताइए तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर दीजिए। बच्चों अगर आप मुझसे पूरा फिटर पढ़ना चाह रहे हैं तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे फिटर का कंप्लीट बैच है। आप इसरो एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप जो है DMRC एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप इसके अलावा अभी जो नेवी ट्रेडमैन का फॉर्म आया है आप उस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, नेवी ट्रेडमैन का आया है। इसके अलावा जितने भी फिटर के अदर एग्जाम है उसके लिए अगर आप कंप्लीट फिटर बैच मेरा लेंगे तो इन सारे एग्जामों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, इसी में आपको सब कुछ मिलेगा। और फिटर के जो कोर्स है ना, कंप्लीट कोर्स, उसका दाम भी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र जो है 499 में ही आपको फिटर का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, फिटर का कंप्लीट बैच। चलो अगला सवाल देखिए, 42 नंबर क्या बोला जा रहा है बच्चों? बोला जा रहा है कि रेती की फाइल कैसे व्यक्त होती है ना। बच्चों मैं आपको बताऊं, रेती की जो लंबाई होती है, फाइल की जो लंबाई होती है, वो कहां से कहां तक लंबाई होती है? तो ध्यान रखना, ये जो पार्ट होता है हील, इस हील वाले पार्ट से कह सकते हो सर, इस हील वाले पार्ट से कह सकते हो कि कहां तक की लंबाई? सर टिप तक की लंबाई, है ना। टिप बोलते हैं, इसी को पॉइंट के नाम से भी शायद जानते हैं, इसी को पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो हील से लेकर पॉइंट तक की बीच की दूरी को सर हम बताइए क्या बोलते हैं? फाइल की लंबाई बोलते हैं। तो विड्थ ऑफ सेंट गलत, पॉइंट टू 10 गलत। बच्चों इसका सवाल का आंसर जाएगा पॉइंट से हील, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर होगा, रेती की पूरी लंबाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ओके चलो नेक्स्ट आइए, अगला बताओ 43 नंबर सवाल पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर क्या होगा? आंसर दीजिए। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई फटाफट। जिन्होंने अब तक लाइक भी कर देना ताकि हम लोग 100+ हो सके। सवाल देखो, बोला जा रहा है कि कील को निकालने के लिए हम बताइए किस तरह के हैमर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बच्चों कील निकालने वाला आपसे हैमर पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से वो कौन सा हैमर है जो कील निकालता है। तो बच्चों कील निकालने वाला जो हैमर होता है सर, उस हैमर का नाम होता है क्ला हैमर। क्या होता है? क्ला हैमर। इसकी खूबी भी होती है, इसका एक सिरा ध्यान रखना कैसा होता है? फ्लैट, और दूसरा सिरा बताइए कैसा होता है? ऐसा नुकीला। तो ऐसे हैमर को बताइए क्या बोलते हैं? क्ला हैमर बोलते हैं।
एक और मैं आपको बता दूं, ये जो चित्र में दिखाया गया बॉल पिन हैमर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है बॉल पिन हैमर। बच्चों बॉल पिन हैमर का एक सिरा जो है वो गोल होता है और दूसरा सिरा बताइए कैसा होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट, है ना। तो एक सिरा गोल हो दूसरा सिरा फ्लैट हो तो उसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल याद रखना रिवेटिंग क्रिया के लिए करते हैं, लेकिन कील निकालने के लिए हम लोग कौन सा हैमर इस्तेमाल करते हैं सर, टिला हैमर इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अगला, बताओ पेचकस का साइज आपको बता रहा है, पेचकस का साइज कैसे व्यक्त होता है, आंसर दीजिए, है ना। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कितने बच्चे नए हैं जो आज मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा एक बार हाथ खड़ा करके बता दो कितने लड़के नए और आपको क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही ये भी बताइए। पेचकस का साइज, बच्चों ये जो पेचकस का साइज होता है, ये जो स्पिंडल है, कई बार इसको स्पिंडल बोलते हैं, कई बार ब्लेड बोलते हैं, है ना। तो स्पिंडल की लंबाई या ब्लेड की लंबाई बच्चों ध्यान रखना यहीं से डिफाइंड होता है हमारा पेचकस का साइज, है ना। तो बच्चों इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा, पूरी लंबाई गलत है, आंसर इसका जाएगा सेंट की लंबाई, सेंट की बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला उत्तर। तो ये जो लंबाई होती है सर, इसी से हम लोग पेचकस का साइज व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए अगला, रेंज बताइए, रेंज स्टैंडर्ड वे में कितने तरह के होते हैं, आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से। रेंज टोटल हमारे कितने तरह के होते हैं, वेरी गुड, उज्जवल, धानु, अमन, अरुण, वेरी गुड, जसवंत कुमार, क्या बात है, बच्चों पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन है, हम लोग 45 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। कॉपी में नोट डाउन कर लेना और मुझे बताना भी आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। तो जब स्टैंडर्ड की प्रकार की बात करते हैं, वैसे रेंज होते तो बहुत सारे प्रकार के, 10 प्रकार भी कहीं मिलेगा, कहीं 12 भी मिलेगा, लेकिन जब भी कभी स्टैंडर्ड पूछा जाए कि रेंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा आपको बताना है कि रेंज स्टैंडर्ड में होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के सर, 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, बताओ अब घर्षक का ग्राइंडिंग व्हील, आप मुझे बताइए इनमें से किसका बनाया जाता है ना। बच्चों बोला जा रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील का जो अपघर्षक है वो किसका बनाया जाता है, तो कह देना ग्राइंडिंग व्हील जो बनाया जाता है ना, वो कोरंडम का भी बनाया जा सकता है, ये सब अपघर्षक होते हैं, है ना। ग्राइंडिंग व्हील हमारा डायमंड का भी बनाया जा सकता है सर, ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी बनाया जा सकता है। अब मेरी बात समझो, इन सब को हम लोग अपघर्षक के नाम से जानते हैं, तो बच्चों स्टील, टिन, लेड, इन सब के ग्राइंडिंग व्हील थोड़ी ना बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सवाल का सही आंसर जाएगा सर, ग्राइंडिंग व्हील हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्त मेरा मैकेनिकल से बीटेक है, तो मैं मैकेनिकल स्पेशल ही आपको ट्रेड पढ़ाता हूं, है ना। चलो नेक्स्ट आइए अगला, और मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। एक तो देखो मेरा 2018 का एएलपी लोको पायलट निकला हुआ है, हालांकि मेडिकल से मैं बाहर हुआ था, इसमें बाहर क्या हुआ था मुझे पहली बार पता चला, मेरी आंखें खराब है ना। उसके अलावा मेरा सेल भिलाई में एक बार हुआ है, सेल भिलाई, इसमें मैंने 7 दिन जॉब की थी, 8वें दिन मैंने खुद ही रिजाइन दे दिया था। उसके अलावा आपने एक नाम पता नहीं सुना है नहीं सुना, एनसीएल, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। बच्चों नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जो पड़ता है, ये पड़ता है शायद सिंगरौली, अब मुझे ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में आता है कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आता है। आपने सिंगरौली का नाम सुना होगा, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, सबसे ज्यादा ऊपरी कमाई एनसीएल इसी में है ना। मेरा एक स्टूडेंट अभी अभिषेक नाम अभी सर्च कर लेना, अभी जो रिजल्ट आया था एनएचपीसी, है ना, एनएचपीसी और टीएचडीसी, मेरे भाई एनएचपीसी और टीएचडीसी का भी रिजल्ट आया था, इसमें ढेर सारे सिलेक्शन हुए थे। इस एग्जाम में जो पहली रैंक लेके आया है वो मेरा स्टूडेंट है अभिषेक नाम का, तभी मैं अभी उसका इंटरव्यू डालूंगा, है ना। ओके, तो इतने सारे ये हमारे मेरे एग्जाम हैं जो पहले से क्लेरिफाई है, मतलब मैं जो है ना इन सारे एग्जामों को मैकेनिकल से निकाल चुका हूं, है ना। चलो तो अब सवाल देखिए, क्या एमपी में आता है, हाँ एमपी में आता है, बहुत सारा। मैं जब गया था ना भाई साहब, ऐसे पहाड़ थे, कभी ऐसे जाना, और वहां जो बसें चलती है ना, ट्रेन नहीं चलती थी सिनौली में भाई साहब, जो बसें चलती है ना, जब वो ढलान में उतारते हैं ना, तो बकायदा नारियल वालियल फोड़ा जाता है। मैंने पूछा उससे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कह रहा है भैया बस कर रहे हैं, मर्जी है मल्लोटी, है ना। सवाल देखिए क्या बच्चों बोला जा रहा है कि 41A 46H, ऐसे देखो स्टार्टिंग का और लास्ट का अक्षर हमेशा प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। फिर ए के बाद 46 से एच है 5, इन्होंने बोला है कि बताइए ये 5 क्या है। मैंने इससे पहले पूरा का पूरा सीक्वेंस आप लोगों को समझा दिया है, जाके वो सीक्वेंस देखना। तो बच्चों ये जो 5 होता है ये हमारा स्ट्रक्चर बताता है,
क्या बताता है? स्ट्रक्चर, है ना बच्चों। याद रखना स्ट्रक्चर में 8 से लेके 7 तक होती है ओपन स्ट्रक्चर और 8 से लेके 15 तक बताई जाती है डेंस स्ट्रक्चर। तो ओपन और डेंस ये स्ट्रक्चर हमारी बताई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर होगा। ओके चलो आगे नेक्स्ट अगला बताइए, अगला सवाल बताइए। आरआरबी जेईई का बैच अभी नहीं लॉन्च हुआ है, जब लॉन्च होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। और रही बात ट्रेड की, तो फिटर टर्नर मशीनिस्ट ये ट्रेड मैं देखता हूं। इसके अलावा डीजल मैकेनिक हीट इंजन ये ट्रेड देखता हूं। बाकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के दूसरे टीचर है वो अपनी क्लास लेते हैं और भी ट्रेड है। सवाल देखिए अगला क्या है, मिलिंग मशीनों में कटाई औजारों को हम कहां लगाते हैं, है ना मेरे भाई। मिलिंग मशीन का क्वेश्चन है तो याद रखना जब हम मिलिंग मशीन पढ़ते हैं ना तो मिलिंग मशीन में ऐसे मिलिंग कटर होता है ना। कभी आप मिलिंग कटर को देखिए, बड़ा अच्छा कटर होता है, मजा आ जाती है मिलिंग कटर को देख के। ध्यान से सुनिए। तो बच्चों जब मिलिंग कटर को आप देखिए तो मिलिंग कटर में ऐसे ही तो होता है ना, फिर ऐसे ऐसे ये देखो ऐसे इस तरीके से हमारा मिलिंग कटर होता है। यहां पर टी लगाकर इसको फंसाया जाता है और यह हमारा ऐसे जॉब होता है। तो बच्चों मिलिंग कटर कभी आप देखिए तो मिलिंग कटर में जब भी कभी कटर को पकड़ना होता है तो किसमें पकड़ा जाता है? सर आर्बर में पकड़ते हैं, है ना। स्पिंडल और चक में नहीं बताना है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, आर्बर। स्पिंडल नहीं होता भैया। चलो नेक्स्ट आइए 49 नंबर, बहुत प्यारा सवाल। स्टेनलेस स्टील बताइए, स्टेनलेस स्टील बताइए ये किस मिश्र धातु होती है? अच्छा एएलपी में मेरा कौन सा ट्रेड था बच्चे? जब मैंने पेपर दिया था 2018 वाला तो एएलपी में जो मेरा ट्रेड था वो था डीजल सॉरी हीट इंजन। हीट इंजन मेरा ट्रेड था। ठीक है सवाल देखिए बच्चों, स्टेनलेस स्टील क्या होता है तो मैं आपको पहले बता दूं। स्टेनलेस स्टील में निकेल मिलाया जाता है सर, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है सर, स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, थोड़ा बहुत कार्बन भी होता है। बच्चों निकेल स्टेनलेस स्टील में मिलाया गया निकेल, निकेल का काम है कि आपके बर्तन को हाई टेम्परेचर सहन कराना। और क्रोमियम जब स्टेनलेस स्टील में मिलाते हो तो बच्चों क्रोमियम मिलाने से कभी भी स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। ठीक है तो बताइए क्या आएगा? सर लोहा कार्बन निकेल, लोहा मैग्नीज, लोहा क्रोमियम कार्बन निकेल। यस ये ऑप्शन सही है, ये तुम्हारा बहुत प्यारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर जाएगा सर, स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। लो 50 नंबर तक पहुंच चुके हैं। बड़ी खुशी होती है जब हम लोग 50 नंबर को तक पहुंचे। 25 अभी और बचे। निम्नलिखित में कौन सा विधि गियर उत्पादन प्रक्रम का है ना बच्चों? जब आप गियर मेकिंग प्रोसेस पढ़ोगे ना तो गियर मेकिंग प्रोसेस में आप पढ़ोगे कि गियर उत्पादन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ध्यान सुनो। तो गियर उत्पादन प्रोसेस में ध्यान रखना, गियर शेपिंग होता है, गियर हॉबिंग होता है, लेकिन गियर मिलिंग थोड़ी ना होता है। आप बताइए, गियर शेपिंग होता है, गियर हॉबिंग होता है, लेकिन गियर मिलिंग नहीं होता। तो मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर पहला और दूसरे के साथ जाएगा, ये गियर उत्पादन की विधियां हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलो नेक्स्ट है अगला बताओ। 51 नंबर पढ़िए, जल्दी से आंसर दीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई, फटाफट बढ़ाइए जल्दी से ताकि 75 क्वेश्चन तुरंत हो। व्हाट इज द प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इन द मिडिल ऑफ द फाइल कार्ड? मतलब रेती के बीच का उभरा हुआ भाग बताइए किस नाम से जाना जाता है ना। रेती का जो उभरा हुआ भाग है बताइए उस उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? बच्चों रेती में उभरा हुआ भाग, एक चीज सुनो, जितनी भी हैंड कटिंग टूल से, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, जितने भी हैंड कटिंग टूल से, अब हैंड कटिंग टूल्स में बताइए क्या क्या आता है? सर हैंड कटिंग टूल्स में हमारी रेती आ सकती है, हैंड कटिंग टूल्स में हमारा कुल्हाड़ी आ सकता है, हैंड कटिंग टूल्स में हमारा आरी आ सकती है। जितनी भी हैंड कटिंग टूल्स आपने आज तक सुने हैं जिनको आप हाथ से चलाते हो मेरे भाई, वो हमेशा एक ही मटेरियल के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता कि हमारे पास मशीन टूल किसके बनाए जाते हैं? मशीन टूल, बच्चों याद रखना मशीन टूल हमेशा बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील, जो मशीन से चलाए जाते हैं। तो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सर उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स विटी, जो हमारा कह सकते हो उभरा हुआ हिस्सा होता है, सर उसको कॉन्वेक्स विटी बोलते हैं, जिससे मटेरियल रिमूव होता है। नेक्स्ट आइए अगला बताओ। ब्रोचिन, ब्रोचिन का नाम सुना है? इसमें एक टूल इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं ब्रोच। इसमें एक टूल इस्तेमाल होता है ब्रोच।
है ना बच्चों। कभी आप ब्रोचिन पढ़िए तो ब्रोचिन में एक ऐसे लंबा सा टूल होता है बच्चों, इस लंबे से टूल को बोला जाता है ब्रोच। ये लंबे से टूल हमारा ब्रोच कहलाता है ना। इसकी पूरी लंबाई में इस तरह से दांते बने होते हैं। ऐसे क्या बने होते हैं? दांते। तो पहली बात तो ये सिंगल पॉइंट नहीं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो तुमने जो बोला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यही से गलत हो गया, है ना। ब्रोच एक ऐसा टूल होता है जो एक ही बार में कटाई कर देता है। तो पतली तार खंड की गलत, हरा ऊपर और नीचे चलता है गलत। ध्यान रखना ब्रोच जो होता है ना वो क्षैतिज गति में मोशन करता है ऐसे ऐसे, और एक ही बार में कटाई कर देता है। इससे ज्यादातर स्लॉट काटे जाते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ऐसा जॉब दे दूं और मैं कह दूं कि मेरे इस जॉब में इस तरह का स्लॉट बना दो, ऐसा हम ब्रोचिन से बना देंगे। तो बच्चों ध्यान रखना ये एक ही स्टोर में मटेरियल को रिमूव कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर जाएगा। ब्रोच हमेशा ध्यान रखना मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट नहीं होता मेरे भाई। नेक्स्ट अगला बताइए 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर के लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है? बताओ। डायल गेज इंडिकेटर सुना है बच्चों? डायल गेज इंडिकेटर के लिए रेंज पूछी जाती है कि डायल गेज इंडिकेटर किस रेंज के लिए काम करता है। तो डायल गेज इंडिकेटर 0.2 mm से लेके 300 mm तक काम करता है मेरे भाई। डायल गेज इंडिकेटर में एक प्लंजर होता है और बच्चों उस प्लंजर के लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है, और उसी मैकेनिज्म का नाम क्या होता है? रैट एंड पिनियन, है ना। रैट एंड पिनियन, रैट एंड पिनियन एक ऐसी मैकेनिज्म है जो स्लाइडिंग मोशन को रोटरी बनाती है और रोटरी को स्लाइडिंग बना देती है। रैट एंड पिनियन, है ना। तो मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर। नेक्स्ट आइए 54 नंबर, पढ़िए जल्दी से और बताइए इस 54 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा। क्या बात है? अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, तुम्हें आज के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो सब कुछ समझ में आ रहा है ना? है मजा आ रही है? मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे आज मुझे पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन विश्वास मानिए आपको लग रहा होगा कि मैं इस रेस का नया खिलाड़ी हूं। भूल जाइए, मैं इस रेस का बहुत पुराना खिलाड़ी हूं। आप लोग जितना टेक्निकल पढ़ नहीं रहे होंगे उससे ज्यादा मैं पढ़ा चुका हूं। मेरा पिछला 10 साल, मतलब पिछला 3 साल छोड़ दीजिए, उससे पहले का 10 साल, पिछला 3 साल छोड़ दीजिए, उससे पहले का 10 साल केवल और केवल टेक्निकल पढ़ाने में दिया है। मैं यहां से देखिए एनएचपीसी में पहली रैंक लाने वाला मेरा स्टूडेंट है। सवाल देखिए क्या है, एक सेपर मशीन का मुख्य फीड शाफ्ट क्या होता है? बच्चों सेपर मशीन में एक और मशीन यूज की जाती है, मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म। ये जो पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म है ना, ये हमारे कह सकते हो टूल को फीड देने के काम में आती है। टूल ऐसे ऐसे बढ़ता है ना रैम में, इसीलिए ध्यान से पूछा जाए, सवाल पूछा जाए कि सेपर मशीन में फीड मैकेनिज्म कौन सी होती है, तो कह देना पॉल एंड रैचेट होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, ये लो 55 नंबर, पढ़िए जल्दी से आंसर, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 55। इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है भैया बच्चों को। सवाल देखिए क्या है, रॉट आयरन का उत्पादन हम किस भट्टी में करते हैं? रॉट आयरन का उत्पादन हम किस भट्टी में करते हैं मेरे भाई? याद रखना ब्लास्ट फर्नेस, इसमें उत्पादन होता है पिग आयरन, ठीक है बच्चों। क्यूपोला भट्टी में कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, और पुडलिंग, ध्यान रखना इसमें उत्पादन होता है हमारे रॉट आयरन का। किसका होता है सर? रॉट आयरन का होता है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, सबसे शुद्ध आयरन कौन सा है? चलो आंसर सब लोग देंगे। सबसे शुद्ध लोहा बताइए कौन सा है, फिर आप मुझे बताएंगे सबसे अशुद्ध लोहा कौन सा है ना, बताइए। तो सबसे शुद्ध लोहा ध्यान रखना कौन सा होता है, तो क्या देना सबसे शुद्ध लोहा होता है बच्चों हमारा रॉट आयरन। बहुत शुद्ध होता है, इतना शुद्ध होता है कि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.02% से भी भैया कम होता है। सबसे अशुद्ध आयरन, सर सबसे अशुद्ध आयरन होता है पिग आयरन। कौन सा होता है? पिग आयरन सबसे अशुद्ध होता है ना। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सवाल में इन्होंने क्या पूछा था सर? रॉट आयरन के बारे में बोला था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर होगा, है ना। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या? चलो मैं अभी ये आगे सवाल आएगा तो मैं आगे सॉल्व करा दूंगा। स्टील का परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना, और भी परसेंटेज ऑफ कार्बन है जो आपको याद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आइए अगला सवाल बताइए, बताओ
किस पुली को कौन पुली कहते हैं? बताइए, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी पुली को कौन पुली कहा जाता है? सर पीसीएम ट्रेड करवाओ। अरे दोस्त विनोद कुमार जी, मंडलवाल को पीसीएम ट्रेड भी है और एप्लीकेशन पे पीसीएम ट्रेड के 10 सेट हो रहे हैं, जाके ले लीजिए, डिस्काउंट के साथ मिल रहा, 10 सेट सॉल्व कर लो एग्जाम से पहले, वही आएगा, ट्रेड की टेंशन खत्म। बच्चों ध्यान रखना, ज्यादातर मशीनों में जब हमें अलग अलग तरह की स्पीड पानी होती है तो हम लोग इस तरह से पुली यूज करते हैं, है ना। जब ज्यादातर मशीनों में अलग अलग तरह की स्पीड पानी होती है, ऐसी पुली यूज करते हैं बच्चों। इस पुली को बताइए किस नाम से जाना जाता है? स्टेप्ड पुली। क्या बोलते हैं? स्टेप्ड पुली। एक्चुअली में इसी पुली का नाम बताइए कौन सी पुली होता है, कौन पुली होता है? क्योंकि ये कौन जैसी दिखाई दे रही है? संतू जैसी दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है ना। तो संतोष जी स्प्लिट नहीं है, अंतर है स्प्लिट और स्टेप में है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर जाएगा। संतोष जी भाई बोलो बोलो बोलो, सब लोग क्लियर है ना? तो स्टेप्ड कोन पुली हम लोग कहते भी है ना, स्टेप्ड कोन पुली। तो ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग तरह की स्पीड पाने के लिए स्टेप्ड कोन पुली का इस्तेमाल होता है। हाँ नेक्स्ट आइए। जब ये सवाल बड़ा सही है और ये सवाल मजा आ जाएगा भाई। देखो सवाल क्या है, ध्यान सुनो। एक मेन शाफ्ट से जब कई सारी मशीनों को चलाना होता है तो हम किस पुली का इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ऊपर जो है आपके पास लेथ मशीन भी रखी है, ऊपर मान लीजिए मिलिंग मशीन भी रखी है, ध्यान सुनो, और ऊपर जो है आपके पास ड्रिलिंग मशीन भी लगी है। मैं बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूं सर। आपके पास लेथ मशीन भी है, आपके पास मिलिंग मशीन भी है, आपके पास ड्रिलिंग मशीन भी है। मतलब आपने मार्केट से 3 मशीनें ले ली, मार्केट से 3 मशीनें ले ली, लेकिन तीनों मशीनों को चलाने के लिए आपके पास जो मोटर है ना मेरे भाई, वो बस एक ही मोटर है ना। क्या है सर? एक ही मोटर है। तो याद रखना मेरे दोस्त, जब मोटर एक हो और मशीन कई सारी हो तो उसको चलाने के लिए हम वहां यूज करते हैं लूज एंड फास्ट पुली। कौन सी पुली? लूज एंड फास्ट पुली। कहते कैसे? बताओ सर कैसे? मैं बता रहा हूं। देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर 3 पुली लगाएंगे, 3 पुली है ना, और इनके लिए हम लोग यहां 1 पुली, इनके लिए 1 पुली, इनके लिए 1 पुली, ऐसे लगा दिया। मेरे भाई जब लेथ मशीन को चलाना होगा तो इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो ये पुली हो जाएगी टाइट, ये पुली हो जाएगी टाइट और बाकी सब लूज। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना सब लोग? फिर जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये टाइट, बाकी सब लूज, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये टाइट, बाकी सब लूज। बोलो 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 बोलो। तो लूज एंड फास्ट पुली कब इस्तेमाल करते हो? जब तुम्हारे पास मोटर एक हो, है, मशीन कई सारी हो, तब वहां पर लूज एंड फास्ट पुली का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा? सी वाला उत्तर होगा। कैसे किया जाता है ये बात मैंने आपको एकदम क्लियर की। कोई भी चीज आपको रटवाऊंगा नहीं, हुलुलुलु में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बताइए आप, बताइए ना, क्या आप इसके बाद कभी आपको ये भूलेगा? आप खुद सोचिए। अगला सवाल देखिए, ग्राइंडिंग व्हील में इन्होंने बोला है कि 32 H 46 इस तरह से संख्याएं लिखी है। बोला जा रहा है बताइए H क्या है? हरा बच्चों इस बार इन्होंने H बोला है। हरा बच्चों 32, पहले 32 लिखा है, फिर A लिखा है, फिर 46 लिखा है, फिर H लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर V लिखा है। मेरे भाई सबसे पहले तो हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स A याद करो अभ्यर्सक होता है, अभ्यर्सक। 46 ग्रेन साइज। बच्चों H याद करो, H क्या होता है? ग्रेड। लाइन से याद होना चाहिए, लाइन से, ठीक है। बेल्ट कैसे अटैचमेंट हो रहा? क्यों नहीं अटैचमेंट हो रहा? हम शाफ्ट को लंबा कर देंगे भैया, शाफ्ट को लंबा कर देंगे और पुली का आकार भी उस तरह से बदल देंगे, है ना। तो ये क्या है सर? ये ग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ये पूरा मैंने पढ़ाया इसलिए डिटेल नहीं बता रहा हूं इसकी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसकी पूरी डिटेल बताई है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, बताइए जल्दी से उत्तर। थोड़ा एक बार सेशन को लाइक भी कर देना मेरे भाई। बच्चों बोला जा रहा है कि बाह्य थ्रेड काटने के लिए हम बताइए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? बहुत प्यारा सवाल। इन्होंने बोला है कि बताइए इनमें से किस में एक्सटर्नल थ्रेड काटी जाती है। देखो यार, अगर मजा आ रहा हो, वाकई में तुम्हें आनंद आ रहा हो, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना और सारे के सारे बच्चे वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना। चलो अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि बाह्य थ्रेड। देखो
जो टैप होता है वो इंटरनल थ्रेड काटता है, जबकि डाई हमारा बाह्य थ्रेड काटता है, एक्सटर्नल। ड्रिल ना नया होल करता है, रीमर किए गए होल की फिनिशिंग करता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, डाई। डाई की मदद से हम लोग ध्यान रखना कैसा थ्रेड काटते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड। आशीष कुमार, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 75 नंबर का जो सेट है ना, वो सेट आपका मंडे को होगा, और पीसीएम वालों का जो सेट है वो ट्यूसडे को होगा। चलो नेक्स्ट आइए, फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है मेरे भाई? जो फ्लैट बेल्ट होती है उसका इस तरह से आयताकार, वर्गाकार और गोल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यही वी बेल्ट होती, कैसी बेल्ट? वी बेल्ट का पूछा जाता, तो मेरे भाई वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो कहना वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन ऐसे होता है, कुछ ऐसे। अरे बच्चों, इस क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं समलंबाकार, समलंबाकार बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लैट बेल्ट का बताइए क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो सर ये कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अरे दोस्त आशीष कुमार, मैं बताया तू, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्लास है 75 क्वेश्चन की, वो मंडे को होगी। 10+2 पीसीएम वाली जो क्लास है वो ट्यूसडे को होगी। मैंने अभी ये तो बताया दोस्त। हरा आरएसी ट्रेड बच्चा अभी हमारे पास नहीं है फिलहाल, और कोई अभी फैकल्टी भी नहीं है, अगर होती तो मैं जरूर करवा देता। नेक्स्ट आइए, बताओ बेंच वाइज के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड होती है? इन्होंने बोला है कि बेंच वाइज के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड होती है। अरे बेंच वाइज देखिए, ऐसे घुमाते जाइए, है आगे बढ़ता जाता है उसका जबड़ा, और जो भी जॉब है वो कस जाता है। बेंच वाइज में दो जबड़े होते, एक स्थिर जबड़ा, दूसरा मूवेबल जबड़ा। बेंच वाइज की सबसे पहला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है? 106 सेंटीमीटर। दूसरा, बेंच वाइज का जो साइज है, हरा बच्चों, बेंच वाइज का जो साइज है वो किससे डिफाइंड होता है? तो कह देना बेंच वाइज का जो साइज होता है वो जबड़े की चौड़ाई से डिफाइंड होता है, जबड़े की चौड़ाई से। रखिएगा, बेंच वाइज में कौन सी थ्रेड काटी जाती है? तो कह देना मेरे भाई बटरस थ्रेड होती है। कौन सी? बटरस थ्रेड बेंच वाइज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है एक्मे थ्रेड इस्तेमाल कहां करते हैं? तो कह देना एक्मे थ्रेड का इस्तेमाल लीड स्क्रू में होता है। जो हमारा लीड स्क्रू होता है उसमें एक्मे थ्रेड इस्तेमाल की जाती है। कई सारी जगह पर यह भी लिखा हुआ मिल सकता है कि बेंच वाइज में स्क्वायर थ्रेड इस्तेमाल होती है। एक्चुअली में मैं आप लोगों को बता दूं, स्क्वायर थ्रेड, बटरस थ्रेड, एक्मे थ्रेड, ये तीनों वहां पर इस्तेमाल होती है जहां पावर ट्रांसमिशन करना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे सटीक और सही उत्तर होता है वो बटरस थ्रेड के साथ जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आइए, बताओ 62 नंबर बताइए। बताओ किसी पुर्जे के निर्माण के लिए अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच अंतर को क्या बोला जाता है? मान लीजिए कोई जॉब आपको बनाना है और उस जॉब में अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच जो अंतर है, बताइए उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच डिफरेंस पूछा जाता है, ध्यान रखना, तो ये डिफरेंस किस नाम से जाना जाता है? सर टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? सर टॉलरेंस के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अलाउंस, क्लियरेंस, ये सब गलत है, इसका सही आंसर टॉलरेंस होगा। नेक्स्ट आइए, बताओ छेनी, थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लगभग 12 क्वेश्चन बाकी है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया है। जैसे कि छेनी लिखा है, चीजल लिखा है। चीजल मैंने बताया हैंड कटिंग टूल है, और हैंड कटिंग टूल किससे बनाया जाता है? हमेशा हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। हैंड कटिंग टूल्स हमेशा ध्यान रखना हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, मल्टीमीटर का उपयोग क्या होता है? बच्चों मल्टीमीटर वो मीटर होता है ना जिसमें तीनों खूबी होती है, यानी वो वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट सबको मेजर कर सकता है ना। तो मल्टीमीटर ध्यान रखना हमारा करंट यानी अमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, इन तीनों की खूबी रखता है मेरे भाई, ध्यान रखना वो मल्टीमीटर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। हेक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई बताइए। अरे कोई पूछे हेक्सा ब्लेड किस मटेरियल का बनाते हो? हाई कार्बन स्टील, हैंड टूल है बस। जितने भी मशीन आ जाए, मशीन का बेड उसका बनाया जाता है, किसका? सर कास्ट आयरन का। लेकिन हैंड कटिंग टूल सर उसका हाई कार्बन स्टील। बच्चों जो हमारी हेक्सा ब्लेड होती है उसकी जो स्टैंडर्ड लंबाई होती है वो 250 mm से लेकर 300 mm तक होती है।
है ना, 250 mm से 300 mm तक हो सकती है। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, हेड सा ब्लेड की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताओ बेरिंग का काम क्या है, जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए बेरिंग का काम क्या है। बच्चों इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं बता दूं कि इसकी 75 क्वेश्चन की पीडीएफ डबल कॉलम में कैसे मिलने वाली है ना। तो बच्चों पहले आप टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ बन रही था, ठीक है। पाठशाला रेलवे एग्जाम, पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल का नाम नोट डाउन कर लो। और बच्चों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं कैसे देने वाला हूं वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप लोग यहां देखिए ये फिटर की पूरे 75 क्वेश्चन की सेट है ना। ये देखिए यहां पर मैंने आपको 75 क्वेश्चन का ये सेट दिखा रखा है ना। बच्चों इसमें देखो हर तरह के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, ये सब हमारे क्लास एप्लीकेशन की क्लास है ना। आप देखो यहां पर मैंने सारे कोड है, हर तरह के क्वेश्चन फिटर से रिलेटेड डाल रखे हैं, टर्नर मशीनिस्ट, और इस तरीके के 75 क्वेश्चन की डबल कॉलम की पीडीएफ आपको मिलेगी। बच्चों इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन एक्सटेंडर भी देखिए और लास्ट में देखिए क्वेश्चन में मैंने इस तरह से आंसर भी दे रखे हैं। ये आंसर कहां गया, पैसा हो गया, ये लीजिए 75। ओके तो बस आप अगले 10 दिन तक इनको पढ़ लो मेरे भाई, इनको पढ़ लो ना। और आज की क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको इसी तरह से देने वाला हूं। किस चैनल पे मिलने वाली है ये पीडीएफ, देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना सॉल्व, याद है M5 × 0.8 टैप की टैपिंग के लिए आप किस तरह के ड्रिल का इस्तेमाल करोगे, फॉर्मूला याद है क्या था, 5 - 0.8 4.2। हर तरह की चीजें मैंने आपको समझाई है। तो बच्चों इस तरह की पीडीएफ की आज की वाली जो क्लास की पीडीएफ है वो पीडीएफ मैंने पाठशाला रेलवे एग्जाम में अभी थोड़ी देर में डल जाएगी, ठीक है, जैसे ही क्लास ओवर होगी। सवाल देखिए बेरिंग का बताइए फंक्शन क्या है। बच्चों बेरिंग क्या काम करता है, घूमते हुए पार्ट को सहारा देता है, घूमते हुए पार्ट को सहारा देता है। तो आंसर इसका जो जाएगा वो आ जाएगा शाफ्ट और गियर की गति को आसान बनाना, सहारा देना, आसान बनाना, लुब्रिकेशन करना, ये सब हमारे बेरिंग का काम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों 67 नंबर, हाँ बच्चों ध्यान रखना फिटर विटर में ना ऐसे ड्राइंग वाले सवाल बहुत आते है ना। ऐसे ड्राइंग दी रहेगी, बताइए इनमें से ये जो एक्स दिखाया गया ये एक्स क्या है। आसिफ कुमार जो है ना एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो कोर्स के बगल में पीडीएफ डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों को, प्रिंट निकलवा के पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रिविट है, रिविट का आपको मैं बता दूं 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, बीच वाला पार्ट हमारा सैंक होता है और याद रखना सबसे नीचे वाला पार्ट टेल होता है। बच्चों ये जो एक्स दिखाया गया ना सैंक है, अच्छा सैंक नहीं लिखा कोई बात नहीं मेरे भाई, सैंक को कई बार हम लोग बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए 68 नंबर, बताइए बच्चों इन्होंने 68 नंबर सवाल बोला है कि रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री बता दो। मेरे भाई रिवेट ध्यान रखना हमेशा सॉफ्ट मटेरियल की बनाई जाती है, ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि रिवेट लगाते समय ऊपर से पीटना होता है। अगर तुमने ब्रिटल मटेरियल में पीट दिया, भंगुर मटेरियल में पीट दिया तो टूट जाएगा। और इनमें से जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है मेरे भाई वो माइल्ड स्टील है। तो रिवेट माइल्ड स्टील की है ना, इसके अलावा एल्यूमिनियम की, कॉपर की, इनकी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए बताओ प्रतिबल की परिभाषा क्या है। क्या बात है, मजा आ रही है भाई, एक बार थोड़ा कमेंट करके बताओ सब लोग, मजा आ रही है। आज का सेशन कैसा रहा, मुझे तो भाई बहुत आनंद आया। विश्वास मानिए मैं सुबह से भूखा हुआ था, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसी मैंने क्लास ली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 56 भोग कर लिया, एकदम दिल खुश हो गया, पेट भर गया, मजा आ गया। हाँ चलो अगला सवाल बताइए, प्रतिबल की बताइए परिभाषा क्या है। बच्चों याद रखना प्रतिबल P बराबर होता है हमेशा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग बताइए किस नाम से जानते हैं सर, स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, प्रतिबल के नाम से जानते हैं, है ना। तो अब इस ऐसा उत्तर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ही तो है, लोड अपॉन अनुप्रस्थ काट का एरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए बताओ चित्र में दर्शाया गया संकेत कौन सा है। बच्चों जब भी कभी ये चित्र में संकेत दिख रहा है, हाँ देखो प्रोहिबिशन होता है तो लाल निशान के साथ, अगर प्रोहिबिशन होता है तो लाल वृत्त के साथ ऐसे कटा होता है। चेतावनी, चेतावनी जो होता है वो ऐसे पीले त्रिभुज में होता है, हरा। मैनिडेक्ट्री सर नीले, सर मैनिडेक्ट्री जो है वो नीले वृत्त में होता है, ऐसे नीले वृत्त। जबकि हरे, हरे में स्क्वायर में हो या फिर हमारा रेक्टेंगल में हो सर वो एक तरह की सूचना होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए
बताइए 78 नंबर आंसर दीजिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझो बात को, पहले थोड़ा समझना है सवाल को, थोड़ा मैं समय लूंगा इसमें, है ना बच्चों। बोला जा रहा है कि जब ड्रिलिंग का समय निकाला जाता है तो ड्रिलिंग के समय के लिए फॉर्मूला होता है छिद्र की गहराई प्लस एच, छिद्र की गहराई एल है, डिवाइड बाई फीट इंटू आरपीएम। बोला जा रहा है कि ड्रिलिंग करने का ये समय है, ये फॉर्मूला है। तो यहां जो एच है बताइए वो एच क्या है, यानी ये जो एच है ये एच क्या है? तो मेरे भाई जब आप ड्रिलिंग करते हो ना तो ड्रिलिंग करते समय इस तरह से ड्रिल बिट होता है, बताइए ये होता है ना ड्रिल बिट मेरे भाई। बच्चों ड्रिल बिट में ये एंगल होता है पॉइंट एंगल, जिसको आप 2 अल्फा कहते हो। पॉइंट एंगल 2 अल्फा का मान 118 डिग्री होता है ना। तो ये जो एच है ना, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की ऊंचाई होती है, एच पॉइंट की ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था ना एच क्या है, तो ये जो कोण बना है या पॉइंट बना है उसकी ऊंचाई होती है, और ये लिया ही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अरे उज्जवल ऐसा समझो, जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो यहां तक की लंबाई अंदर जानी चाहिए। अब बच्चों यहां तक की जाएगी तो ये तो अंदर जाना ही जाना है, तो लंबाई का मान जो है वो एच और बढ़ जाता है, ये जो कोण है ना इसका एच और बढ़ जाता है ना उज्जवल। तुम तो यार स्टूडेंट हो मेरे बहुत अच्छे से, तुम्हें तो समझ में आना ही चाहिए यार। चलो अगला सवाल देखिए, बताइए उत्तर। 72 साइन बार की साइज नहीं है, निम्न में से बताइए कौन सा साइन बार का साइज नहीं है ना बच्चों। साइन बार क्या करता है, तो साइन बार दा रखना एंगल बताता है। साइन बार क्या बताता है? एंगल। और एक बात हमेशा याद रखना, साइन बार मैक्सिमम कितने डिग्री तक का एंगल बता सकता है, तो कहना साइन बार मैक्सिमम 45 डिग्री तक का एंगल बता सकता है, इससे ज्यादा एंगल साइन बार नहीं बताता। ओके बच्चों, साइन बार जो यूज होता है मार्केट में जो मिलता है वो 100 mm 200 mm 300 mm सब मिलते हैं, लेकिन सवाल था साइन बार निम्न में से किस साइज का नहीं है, तो 500 mm का साइन बार हमें नहीं मिलता। इस बात को याद रखना, 500 mm का साइन बार नहीं है ना बच्चों। साइन बार के बारे में आप लोगों को एक बात और पूछी जाती है कि साइन बार के बारे में बताइए स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो कह देना केंद्रों के बीच की दूरी। तो जो केंद्रों की बीच की दूरी होती है ना भाई, साइन बार में क्या होता है, 2 रोलर्स लगे होते हैं ऐसे, है ना, और इन 2 रोलर्स के बीच की दूरी को ही हम लोग साइन बार की लेंथ कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाइए नेक्स्ट, बताओ अगला सवाल 73 नंबर। हेलो, हाँ तो बस आ रहे हैं थोड़ी देर में, पढ़ लो क्या, आ रहा है? अरे आ रहा है 5 मिनट में, ठीक है। घर से फोन आ गया था, कह रहे थे भैया आज तो तुम जल्दी आने वाले थे, बीबी तो बोला था कि चल रहे हैं होटल खाना खाने बाहर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्लास इतनी लंबी हो गई, तो 8:30 का समय दिया था, 8:30 से लगातार फोन आ रहे थे। चलिए कोई नहीं, देखिए सवाल लिखा है कि इनमें से बताइए कौन सी नर्लिन है। देखो नर्लिन 2 तरह की होती है, एक ऐसी होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट नर्लिन, ये हमारी स्ट्रेट नर्लिन है। और बच्चों ध्यान रखना, नर्लिन हमारी एक और ऐसी होती है, इसको कौन सी नर्लिन बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डायमंड नर्लिन, है ना। सर नर्लिन का मेन काम क्या होता है? सर नर्लिन का मेन काम होता है पकड़ मजबूत करना, टू ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है पकड़ मजबूत करने को हम लोग नर्लिन कहते हैं, है ना। तो इन्होंने ये जो चित्र में नर्लिन दिखाई गई है, ये देखिए डायमंड नर्लिन है, ऑप्शन नंबर डी। सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। आसिफ खान रुक जाओ, परेशान मत हो, मिल जाएगा, आप परेशान मत हो, मुझे क्लास तो ले दो यार, है ना। सवाल देखिए, इनमें से बताइए कौन सा फास्टनर सेमी परमानेंट है? आंसर दीजिए, जल्दी करो भाई, नहीं तो सही बता रहा हूं बहुत मार खा जाऊंगा मैं खुद, आज बहुत डांट पड़ेगी। बताइए इनमें से कौन सेमी परमानेंट है? तो बच्चों देखो वेल्डिंग, यहां वेल्डिंग कर लेना, वेल्डिंग परमानेंट होता है, नट बोल्ट अस्थायी मतलब टेम्परेरी होता है। और रिवेटिंग बच्चों, जो रिवेटिंग होता है ना सर, वो क्रिया याद रखना सेमी परमानेंट में आती है। रिवेटिंग जो है एक तरह का सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है, सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। चलो आज का 75 सवाल, हाँ इसमें मैं थोड़ा सा समय लूंगा भाई, इसमें मैं थोड़ा समय लूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है
और मैं नहीं चाहता हूं और इससे क्वेश्चन आता भी है, तो 5 मिनट मुझे अभी और देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कायदे के साथ। बच्चों बोला जा रहा है स्टील में कितना कार्बन होता है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो कायदे के साथ। बच्चों जब भी कभी आपसे पूछा जाए स्टील में बताइए कितना कार्बन होता है, तो याद रखना स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.02% से स्टार्ट होते हुए 2% तक होती है। कहां तक होती है? 2% तक। अगर यही आता कि भैया बता दो रॉट आयरन में कितना कार्बन होता है, तो रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा होती है 0.02% से कम, है ना। फिर कास्ट आयरन में कार्बन कितना होता है? कास्ट आयरन में कार्बन होता है 2 से 4% के बीच, 2 से 4% के बीच। बच्चों एक और बात सुनो, ध्यान रखना किसी भी लोहे में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो सकता है? किसी भी लोहे में, तो बच्चों किसी भी लोहे में मैक्सिमम कार्बन ऑफ परसेंटेज जो है वो 6.67 हो सकता है ना। इससे ज्यादा कार्बन अपने अंदर खाता ही नहीं है। जैसे कि मैं हूं, मेरे अंदर 3 किलो खाना जा सकता है, तो मैं 3 किलो खाना खा लूंगा, लेकिन जैसे ही 3.5 किलो खाना खाऊंगा तो एक तरफ से तो अंदर चला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर भी निकल जाएगा। सेम चीज हमारे लोहे के साथ होती है। लोहा ज्यादा से ज्यादा कार्बन खा सकता है 6.67%, इससे ज्यादा कहीं नहीं कार्बन होता। तो तुमने जो आंसर कहा स्टील में कितना है, तो 60% वाला तो उत्तर हो ही नहीं सकता, 10% वाला भी नहीं हो सकता, 15% वाला भी नहीं हो सकता मेरे भाई। इस सवाल का सही आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, है ना। अब दूसरी बात सुनो बच्चों, सबसे पहले मैं प्योर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर बताऊंगा। मैंने अभी आपको बताया है कि जब आपसे प्योर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर पूछा जाए तो हमेशा आपको बताना है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर आपने कहा था ना प्योर आयरन रॉट आयरन होता है, मैंने कहा यस कहा था। अगर कहा था तो बताइए जल्दी से, रॉट आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना बताना है? 1539 डिग्री सेंटीग्रेड बताना है। वेरी गुड। अब दूसरी बात सुनो बच्चों, जैसे जैसे हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं ना, तो जो लोहा है ना, लोहा, सर उस लोहे का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है बच्चों वो कम होता रहता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाने से मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। यही रीजन है जब स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर पूछा जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा बढ़ चुकी है, देख लो, तो स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर हमेशा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड बताइए, समझे। फिर सर कास्ट आयरन में तो और भी ज्यादा कार्बन है, मैंने कहा बिल्कुल, तो कास्ट आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर आपको बताना होता है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हो? कहा बिल्कुल सर। अब आप ये बता दो कि मिनिमम मेल्टिंग टेम्परेचर कितना हो सकता है लोहे का, तो याद रखना लोहे का जो मिनिमम मेल्टिंग टेम्परेचर हो सकता है, मिनिमम मेल्टिंग टेम्परेचर जो किसी भी लोहे का हो सकता है बच्चों, वो मिनिमम मेल्टिंग टेम्परेचर हो सकता है 1130। इससे कम किसी भी लोहे का मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होता। लेकिन ये किस परसेंटेज ऑफ कार्बन पे मिलता है, तो कहते हैं ये मिलता है 4.3% ऑफ कार्बन पे। बताइए, है ना। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। देखो उज्जवल मंडल जो तुम 730 बता रहे हो ना मेरे भाई, वो मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होता, वो होता है उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर में अंतर है मेरे भाई, है ना। मैंने यहां पर जो आपको बताया है वो मेल्टिंग पॉइंट बताया है, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल का बताइए आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं आप लोगों के मन के सारे सवाल दूर कर देता हूं। बच्चों हमारे एप्लीकेशन पे हर तरह के बैच चल रहे हैं। अगर आपको अभी से एलपी टेक्नीशियन की पूरी तैयारी करनी है, एलपी टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच लेना है, वो है ना बच्चों। आप अलग अलग एग्जामों के लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, अगर इसका डिटेल थ्योरी पढ़ना चाहते हो और ऐसा थ्योरी पढ़ना चाहते हो जिससे कि हर एग्जाम में, जैसे कि इसरो हो गया, डीएमआरसी हो गया, एलएमआरसी हो गया, इसके अलावा जितने भी हमारे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो हमारा यूपी आरवीएनएल हो गया, हर एग्जाम के लिए मैंने एक बैच बना रखा है। उसको पढ़ लेने के बाद दोबारा कभी फिटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पे जीडीसी स्पेशल प्रैक्टिस बैच भी चलता है, जिसमें मैं आप लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी की कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा। बच्चों ये जो प्रैक्टिस है ना जीडीसी स्पेशल, इसमें पार्ट ए के 100 क्वेश्चन का, जी हां 100 क्वेश्चन के 30 सेट यानी 3000 क्वेश्चन। बच्चों पार्ट ए का है ये, और पार्ट बी का बताइए क्या है? सर पार्ट बी का 75 क्वेश्चन का 10 सेट यानी 750 क्वेश्चन। अगले
अगले 7 दिनों में आप ये पढ़ लो, इसके बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा है। तो बच्चों जो भी आपको बैच ज्वाइन करना हो, एक ही आपके पास सहारा है, वो सहारा है बच्चों माई पाठशाला। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, योडी 10 कूपन कोड लगाएंगे, योडी 10 कूपन कोड लगाने के बाद बैच को ज्वाइन करके मिनिमम एट लोएस्ट कॉस्ट, मैं आपको बता दूं फिटर का बैच मात्र 500 रुपए में, कुछ भी नहीं है दाम यार। और एक बार पढ़ाई करना है, दोबारा कभी आपको इन एग्जामों के लिए कभी किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। थोड़ी सिलेक्शन हो चुका होगा। ओके, तो बस सिलेक्शन लेना ना लेना वो सब आपके हाथ में है। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9696 आप इसमें नंबर व्हाट्सएप मैसेज करके जो भी इंक्वायरी है वो भी पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं अब जा रहा हूं यार, क्या हुआ, थोड़ी सी डांट ही खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है, तुम लोग रोक लिए। हाँ हाँ, मैं बस निकल रहा हूं दोस्त, थोड़ा जो है जो गाड़ी है मुझे वो 50 की स्पीड में नहीं 70 की स्पीड में चलानी होगी, इतना ही होगा बस। हरा पीडीएफ कहां मिलेगी, मैंने आपको बता दिया है कि पीडीएफ कहां मिलेगी बच्चों। इस तरह से डबल कॉलम की मैं पीडीएफ बना लिया हूं, मतलब अभी बन जाएगी। और बच्चों ये जो डबल कॉलम की पीडीएफ है, ये आपको एक टेलीग्राम चैनल का नाम नोट डाउन कर लीजिए, पाठशाला रेलवे एग्जाम। पाठशाला रेलवे एग्जाम, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और बच्चों इसी टेलीग्राम चैनल में मैं आज की क्लास की, अभी की क्लास की डबल कॉलम की पीडीएफ दे दूंगा, जिससे कि आप बाहर से प्रिंट आउट निकाल के भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। घर जाते समय चॉकलेट ले जाना, ठीक है भैया, चॉकलेट ले जाऊंगा, और बोल दूंगा कि ये चॉकलेट हमारे बच्चों की तरफ से, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ, एक काम और कर देना सब लोग बच्चों, आज की वीडियो में बस ये कमेंट करके बता देना कि आज मैंने आपको जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट की क्लास दी वो आपको क्लास कैसी लगी। ईमानदारी के साथ बताओ, आपका जो कमेंट है वो मेरे दिल को छुएगा। ऐसी क्लास मैं हमेशा यूट्यूब पे लगाता रहूंगा, बढ़िया बढ़िया थ्योरी वाली क्लास भी लगा दूंगा, जिससे कि आप यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट पा सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।